फूलन देवी की 2001 में हत्या हुई, जी, उसमें आपको मेन एक्यूज माना गया। जी। इस केस के जो आई विटनेसेस हैं, जो कि फूलन की रियल सिस्टर मुन्नी देवी जी और जो उनके पीए थे कालीचरण जी, तो उन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग बैठे हुए थे और शेर सिंह भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। एकदम से गोलियों की आवाज आई बाहर से, तो हम लोग जब बाहर गए तो हमने देखा कि 2 असेलेंट्स हु आर मास्क फेस और दे आर फायरिंग। 2001 में फूलन देवी की हत्या के आरोप में आप जेल गए, 2004 में आप जेल से फरार हो गए। क्या है कि जब तिहाड़ पहुंच गया तो फिर देखो शुरू में जाके तो तकलीफें होती हैं, थोड़ा मेंटली आप परेशान होते हो, बट धीरे धीरे आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। यही जीवन की सत्यता है। एक बहुत भावुक क्षण आपके जीवन में आया थी, अलग ही परिस्थितियां बनी कि आप जेल में थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया। जी, क्या स्थिति परिस्थितियां रही, क्या सूचना मिली और क्या आपको कैसे? जब मैं तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ 2004 में, तो एस्केप होने के कुछ समय के बाद मेरे फादर साहब का देहांत हो गया। तो क्या है कि हम 3 भाई हैं, मेरे जो सबसे छोटा भाई विजय राणा, तो वो उस जेल में था, फूलन देवी केस में पुलिस ने उसको फंसा रखा था। और जब मैं एस्केप हुआ तो जो मेरा एक भाई माता पिता के साथ था, विक्रम सिंह, तो उसको भी जो है एस्केपिंग वाले केस में जेल भेज दिया था। इसी दौरान फादर साहब का देहांत हो गया, मतलब मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। तो जो हमारा कजन ब्रदर है उसने फादर साहब का अंतिम संस्कार किया। आपकी एक किताब है जेल डायरी, बिल्कुल। उसके बारे में बताओ। तो एक दिन मेरे से लिएंडर पेस जी मिलने के लिए आए, तो कहने लगे कि ये कहीं पे लिखो इसको। लिखा है कहीं पर? मतलब आपने कोई इसको राइटिंग में लिखा कहीं पर? तो मैंने कहा कि लिखा तो नहीं है। तो कह रहे कि बुक लिखो। एक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लकी बेस्ट, जो अपने आप को रॉय एजेंट बताते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका नाम लेके लोग फेम पाने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के नाम के सहारे की जरूरत है। तो वो रॉ के इतने बड़े एजेंट रहे, लेकिन उनको इतनी मामूली सी भी जानकारी नहीं है। आरटीआई से छूट मिली हुई है, जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड चीजें हैं। अफजल गुरु के साथ आपने बहुत टाइम बिताया, उनके बारे में कुछ? बल्कि अफजल गुरु से रिलेटेड आपको मज़ेदार घटना बताऊं। क्या हुआ कि अफजल गुरु को जब फांसी देने की चर्चा चल रही थी, तो बार बार न्यूज़पेपर्स में आ रहा था भाई, तो इनके पास कोई जल्लाद नहीं था। तो मैंने एक लेटर लिखा डीजी प्रिजन को कि भाई अगर कोई जल्लाद नहीं मिल रहा है तो मैं फांसी देने के लिए तैयार हूँ अफजल गुरु को। आपके साथ कोई भी समस्या हुई हो, आपके माता पिता, घरवाली ने, पड़ोसी ने, गांव वालों ने, शहर वालों ने, देश वालों ने कोई आपके साथ गलत किया, या आपको लगता है कि मेरे साथ सब गलत हुआ, तो क्या आप बम फेंकने लगोगे क्या ऐसे ही? कि मेरे जीवन में वो जेल लिखी थी, तो वो घुमा फिरा के उसमें मेरे को वो मिली, और 13 साल जो है, जो नर्क वाला जीवन जिसको बोलते हैं, वो मेरे को अपने युवा होने का आपका गोल्डन टाइम में आपका निकल गया। तो एक दिन न्यूज़पेपर में, अखबार में मैंने पढ़ा कि भाई जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि है अफगानिस्तान में, और जूते चप्पल उन पर मारे जाते हैं। क्या मुरादाबाद गए कटिंग वाले के यहाँ? शेविंग करा रहा था, तो क्या हुआ कि जब उसने मेरे क्रीम लगाई हुई थी शेव करने के दौरान, तो टीवी उसके दुकान पे लगा हुआ था, तो उस पर मेरी ही न्यूज़ चल रही थी। तो उसमें मेरे अलग अलग चेहरे दिखा रहे थे, वो सरदार जी के रूप में, दाढ़ी बड़ी हुई। देखना भाई साहब, आपसे मिलती है शक्ल ना इनकी, ये जो फरार हो गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही चैनल आगे बढ़ेगा, और जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतने अच्छे गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो तरह तरह के विवादों में भी रहे हैं, जिन्हें हिंदू शेर कहा जाता है, राजपूताना शेर कहा जाता है, और तरह तरह की उपाधियों से उन्हें नवाजा जाता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शेर सिंह राणा जी से। नमस्कार शेर सिंह जी, आपका दादी वकार शो में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। शेर सिंह जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, अपना जीवन परिचय दें। आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ प्रारंभिक शिक्षा हुई, क्या बैकग्राउंड रहा, उस बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा जन्म जो है रुड़की, जो कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में पड़ता है, उत्तराखंड में। अब पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ एक ज़मींदार फैमिली में। और उसके बाद जो है मेरी स्कूलिंग वगैरह भी रुड़की में सेंट गैब्रियल्स एकेडमी नाम से एक कॉन्वेंट स्कूल है,
तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई 12th तक, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से किया। तो ये मेरा मतलब फैमिली बैकग्राउंड है। और हम लोग 3 भाई हैं, मुझसे 2 छोटे भाई हैं मेरे, और जो रियल ब्रदर्स हैं, विक्रम सिंह और विजय सिंह। आपको राजनीति में जाने का क्या छात्र जीवन से ही, जब आप स्टूडेंट थे तभी से लगा कि राजनीति में जाना चाहिए? देखो, राजनीति मतलब मेरा एक दिलचस्प वो तो रहा है, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट एज ए पॉलिटिशियन मैं बनूं, ऐसा बचपन में तो नहीं सोचते थे। बचपन में तो मैं ये सोचता था कि भाई मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, क्योंकि जो हमारे जो जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो उसका जो पूरा बैकग्राउंड था स्कूल का, वो क्या है कि आर्मी से रिलेटेड था जी। इसका रीज़न ये था कि जो स्कूल का जो हमारा कंपाउंड था, स्कूल की जो बिल्डिंग थी, वो क्या है कैंट एरिया में थी, क्योंकि उसको जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था स्कूल को करीब 150 साल पहले, 125 साल पहले। तो हमारे स्कूल में क्या है कि जो आर्मी ऑफिसर्स थे, तो उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे। और हमारे वहाँ पे आईआईटी रुड़की भी है, तो जो प्रोफेसर्स वगैरह थे आईआईटी के, उनके भी जो बच्चे थे वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो हमारा जो स्कूल का एक पूरा जो सिस्टम था, वो आर्मी से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित था, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे और आर्मी पर्सन्स के बीच में ही हम रहते भी थे हर समय। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे स्कूल के, चाहे स्पोर्ट्स डे हो, चाहे जो है एनुअल डे हो, तो उसमें हमारे परमानेंट चीफ गेस्ट जो है वो ब्रिगेडियर होते थे, जो कि बीजी सेंटर के उस समय आसपास फौज का ही माहौल रहता था। हाँ, तो मन में यही था कि भाई हमें भी जो है ऐसा ना, जिसको आप चीफ गेस्ट बुलाओगे तो बच्चे उसी की तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई हमें भी ऐसा बनना है। तो मैं भी यही सोचता था कि भाई मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। और मेरे जो क्लासमेट थे उनमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आर्मी में ही गए, और आज मतलब एनडीए के थ्रू गए, तो काफ़ी लड़के जो है वो कर्नल और उसके आसपास की पोस्ट के पे हैं अभी भी। और जैसे जो आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो जैसे स्कूल के अंदर भी इलेक्शंस होते थे हमारे, तो मैं जो है जैसे स्कूल में हेड बॉय भी रहा हूँ, और वो भी निर्विरोध, मतलब इतना हमारे मॉनिटर होते थे, हेड बॉय होते हैं। हाँ, मतलब मॉनिटर तो एक क्लास का होगा, का हो गया। तो हेड बॉय जो है वो पूरे स्कूल का बनता था। तो वो हेड बॉय में रहा हूँ अपने स्कूल में 12th क्लास में। और उसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन के लिए देहरादून गया मैं, तो देहरादून में भी मैंने चुनाव लड़ा अपने कॉलेज के अंदर। लेकिन एक वो जो स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना, उसके अनुसार एक एक्टिव बच्चा तो था ही मैं, हाँ, लेकिन एक मन में एक प्योर पॉलिटिशियन बनना वैसी तो शायद उतनी इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ, दिलचस्पी मेरी रहती थी। और इस दिलचस्पी के चक्कर में ही जो है वो जेल भी काटनी पड़ी। क्या है कि हमारे शहर में जो है फैमिली थी, जो कि जो फूलन है उनके काफ़ी करीबी फैमिली है वो, और उनके संगठन से जुड़ी हुई थी। तो वो जो फैमिली थी, कई बार क्या है कि जब वो पॉलिटिकल वर्क से इधर उधर जाते थे, तो वो मुझे अपने साथ में ले जा लेते थे। मैं चला भी जाता था, क्योंकि मेरे पास थोड़ी गाड़ी वगैरह की सुविधा थी। तो उनको जैसे ज़रूरत पड़ती थी, दिल्ली आना है या कहीं आना है, तो वो मुझसे कहते थे भाई हमें आप अपने साथ लेके चल लो। मेरा वही सवाल आपसे है कि फूलन देवी की 2001 में हत्या हुई, उसमें आपको मेन एक्यूज माना गया, आरोप लगे आपके ऊपर कि आपने फूलन देवी की हत्या की, आप उनके घर पे थे। जी। और आपका ही कहना था कि पॉलिटिकल काम से आप उनके घर गए हुए थे, किसी लोकल आपके वहाँ के लोगों के साथ में, क्योंकि अब सर्व साधन संपन्न थे, आपके पास गाड़ियाँ थी। जी। उस पूरी घटना को, फूलन देवी की हत्या की घटना को विस्तार से बताएं। जैसा कि मैंने बताया अभी आपसे कि वो फैमिली जो थी वो मुझे अपने साथ ले जा लेती थी। तो उस दिन भी क्या हुआ कि उन लोगों को दिल्ली आना था उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप हमारे साथ चल लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग सुबह अपने उधर से चले, वो हस्बैंड वाइफ और मैं, और हम लोग दिन में आ गए यहाँ पर दिल्ली। और आ गए तो उनके घर पर बैठे हुए थे, तो करीब लंच टाइम में एकदम से जो है गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। तो मैं उस समय जो है ऑफिस के अंदर ही बैठा हुआ था। जैसा कि हमारे मतलब विटनेसेस ने भी ये बात बताई है, ऐसा नहीं है कि मैं ही ये बोल रहा हूँ। जो हमारे इस केस के जो आई विटनेसेस हैं, जो कि फूलन की रियल सिस्टर मुन्नी देवी जी और जो उनके पीए थे कालीचरण जी, तो उन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग बैठे हुए थे और शेर सिंह भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। एकदम से गोलियों की आवाज आई बाहर से। तो हम लोग जब बाहर गए तो हमने देखा कि 2 असेलेंट्स हु आर मास्क फेस और दे आर फायरिंग। और फूलन के ऊपर और उनके साथ उस समय उनके बॉडीगार्ड भी थे, दिल्ली पुलिस के
थे तो उनके भी उसमें गोली लगी थी। तो 2 गोली उनके लगी बॉडीगार्ड के और 5-6 इनके लगी शायद। ये चीज़ हमने देखी और उसके बाद जो असेलेंट्स थे वो वहाँ से चले गए। तो क्या है कि जब वहाँ से चले गए तो उसके बाद जो है मतलब जैसे पुलिस वगैरह आने लगी तो जो घर परिवार के लोग थे वो तो वहीं पर रहेंगे ही, क्योंकि उनको तुरंत ही हॉस्पिटल भी जो मुन्नी देवी जी थी वो लेकर गई मतलब। और जो दूसरे जिनका घर से कोई लेना देना नहीं था, जो फैमिली मेंबर्स नहीं थे, भाई घबराहट हो ही जाएगी जब इस तरह से होगा। एक सांसद के ऊपर गोली चले और सांसद क्या, नॉर्मली अगर सड़क पर भी कुछ ऐसा हो जाएगा खलबली में तो आदमी वहां से अपने मतलब दूरी बनाएगा वहां से। तो ऐसे ही फिर सब लोग अपने अपने ठिकानों पे चले गए मतलब। तो मैं भी चला गया वापस। तो उसके 2 दिन के बाद जो है पुलिस ने मेरे को मतलब अरेस्ट दिखाया। मुझे बताया गया भाई तुमने ही फूलन को मारा है ना। तो उसका जो है 13 साल उसके कारण मुझे क्या था आपको? बस मुझे समझ लीजिए वहीं मेरे एरिया से देहरादून से मेरी अरेस्टिंग दिखाई। ओके। और फिर दिल्ली लेकर आए और फिर 14 दिन की रिमांड पे अपने पास रखा, फिर बस जेल भेज दिया। ऐसा कहा गया कि 22 राजपूतों की, ठाकुरों की हत्या करी फूलन देवी ने, कि उन्होंने बलात्कार किया या दुष्कर्म किया। उसको लेकर आपके अंदर टीस थी और पुलिस ने, आपने जो बयान दिया थाने में, देहरादून के एक थाने में आपने बयान दिया कि आपने इस वजह से ही फूलन देवी को मारा कि उसने 22 राजपूतों की हत्या की। उस बारे में पूरा विस्तार से बताएं। देखिए जो मतलब एक ये प्रचलित चला आ रहा है ये बात कि भाई फूलन ने भीमई कांड में 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक झूठी बात है ना। ये एक लोगों के अंदर एक झूठ फैलाया हुआ है और दुर्भाग्य है कि ये पिछले 45 साल से पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक ने जो है ये बात फैलाई हुई है। और क्योंकि इस टॉपिक पर जो है फिल्म बनी बैंडेड क्वीन, और उसमें भी घुमा फिरा के उसको ऐसा ही दिखाने की कोशिश भी करी। क्या आपको लगा कि वो तथ्य सही दिखाए फिल्म में? नहीं, तथ्य सही तो बहुत दूर दूर की बात है, बिल्कुल झूठे तथ्य हैं वो। और वो मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज देता हूं मैं और देश के सभी मीडिया कर्मियों को आपके माध्यम से कि जो बात मैं बताने जा रहा हूं, अगर कोई भी उसको पूरे देश में, पूरे धरती पर कोई उसको झूठ कर देगा, तो आपने जैसे कौन बनेगा करोड़पति देखा है ना, तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम उसको दूंगा। इसी चैनल पर आपके दोबारा आऊँगा और आप उसको अगर कोई झूठ साबित कर देगा तो उसको भी बैठाइएगा और कहिएगा देखिए इसने ये बात झूठ साबित कर दी और मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सभी राजपूत थे? नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, ना ही तो मरने वाले सभी ठाकुर थे, राजपूत थे, और ना ही उनमें कोई डाकू था, और ना ही उनमें कोई बलात्कार या कोई भी फूलन से रिलेटेड, उसकी लाइफ से रिलेटेड उनका कोई लेना देना था। जो मरने वाले लोग थे वो सभी लोग गाँव के साधारण लोग थे। जो हुआ ये एक्चुअली क्या है कि देखिए जो फूलन है भाई, उन्होंने अपनी लाइफ जी, उनके भी कई चाहने वाले हैं, कई उनसे नफरत करने वाले हैं, बट चाहे किसी भी एंगल से आप उनके लिए सोचते हो, बट मैं उनके लाइफ को आपको 4 उसमें आपके सामने उनकी बात रख देता हूँ। देखिए, उनके लिए कहा गया कि भाई उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का बदला उन्होंने लिया। और वो अत्याचार जो बताया जाता है कि क्या हुआ, तो वो क्या है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई। उनकी जिससे शादी हुई उस पति ने उनके साथ जो है गलत किया, उसको घर से बाहर, अधेड़ उम्र का था, उसको घर से बाहर निकाल दिया। फिर ये बोला जाता है कि उनकी जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया। फिर ये बोला जाता है कि भाई डाकू जो है उनको उठा कर ले गए, और फिर जब वो डाकू गिरोह में शामिल हो गई तो वहाँ पर भी उनके साथ जो है बलात्कार हुआ, और फिर जो है उन्होंने इसका बदला लिया सब चीज़ का। तो मैं आपसे, आपके दर्शकों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भाई उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, तो शादी हुई तो इसमें जो है उनके माता पिता ने शादी की, तो इसमें किसी अन्य व्यक्ति या समाज का क्या लेना देना है? बिल्कुल सही। भाई शादी की उनके माता पिता ने। दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र क्या थी, तो हमारे देश में 90% लोग ये कहेंगे कि मेरी दादी की जब शादी हुई तो वो 15 साल की थी, 14 साल की थी, 12 साल की थी, 8 साल की थी,
17 साल की थी, यही था ना। पुराने जमाने में ही। तो पुराने जमाने में ये बड़ा एक आम कल्चर था कि भाई छोटी उम्र में शादी होती थी। तो फूलन की अगर मान लीजिए 50 साल पहले की ये बात हो रही होगी, 63 का जन्म था तो 73 में हुई होगी, 74 में हुई होगी। तो मतलब 50 साल से भी पुरानी बात है। बात हो गई। तो उस समय ये बड़ी नॉर्मल बात थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फूलन के साथ हुआ, ये देश में हर फैमिली में होता था। ये तो अब बड़ी उम्र में शादी होती है। तो इसको आप उस समय के टाइम के हिसाब से विचार करो ना। बस एक डायलॉग बोल देते हो जी छोटी उम्र में शादी हो गई, अरे भाई तेरी दादी की भी छोटी उम्र में शादी हुई थी। सही बात है ना। दूसरी बात है कि वो जो अधेड़ पति था या जैसा भी था, माता पिता ने चुना था। अब वो उनका पारिवारिक मैटर है, उसमें मान लीजिए उनका आपस में रिश्ता नहीं जमा ड्यू टू एनी रीजन, वो अपने घर वापस आ गई। जब घर वापस आ गई और जो जमीन का जो मैटर है, जमीन की जो लड़ाई थी, वो उनके सगे जो चाचा के लड़के हैं, मतलब उनकी फैमिली डिस्प्यूट था उसका। ऐसा नहीं है कि किसी बाहर वाले से कोई लड़ाई थी या कोई नाजायज उनके जमीन पर कब्जा कर रहा था या नाजायज कुछ हो रहा था। वो उनका फैमिली डिस्प्यूट था। जो जमींदार लोग हैं, जो किसान लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा किसान नहीं होगा जिसका जमीन का डिस्प्यूट ना हो। बिल्कुल, चाहे वो डॉल को लेकर हो। आपके बगल में दूसरे लोगों के खेत होते हैं, वो कहता है भाई तूने इधर काट लिया, तूने इधर काट लिया। कोई दीवारें तो होती नहीं, खूब मर्डर हो जाते हैं इसी वजह, छोटे से। तो हाँ, तो ये बड़ी कॉमन बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई अजूबा हो रहा था। फिर क्या है कि फिर जो डाकू उनको लेकर गया वो था विक्रम मल्ला। विक्रम मल्ला जो है उनका सगा रिलेटिव था। वो क्या हुआ कि जब जमीन का जो डिस्प्यूट था उनके जो सगे चाचा के लड़के से, तो चाचा के लड़के के क्या हुआ कि डकैती पड़ गई। तो उसने पुलिस कंप्लेन की कि भाई फूलन के डायरेक्शन पर विक्रम मल्ला गिरोह ने हमारे घर पर डकैती की। तो पुलिस ने जो है फूलन को भी अरेस्ट कर लिया। तो सबसे पहली जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन हुई है, वो उसके परिवार के द्वारा ही हुई। फिर वो जो डाकू है, जब वो जो जेल से छूट के आ गई 1 महीने के बाद, विक्रम मल्ला जो है उनको उनके घर से लेकर गया और ये बोल के लेके गया कि फूलन से मैं शादी करूंगा और ये मेरे साथ रहेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी जो माता जी हैं उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में ये बात बोली है। तो उनकी मतलब जो विक्रम मल्ला है वो उनकी कास्ट का था, उनका रिलेटिव था। तो वो उनको डाकू गिरोह में लेकर आ गया। अब इसके बाद जो है उनका जो लाइफ है वो एक डाकू वाली स्टार्ट हो गई। इस डाकू वाली लाइफ में वो किसी को मारेंगी भी, कोई उनको भी मारेगा। तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सारे जो वहाँ के जिसको वो मजा सोचते होंगे, तो वो सब वो भुगतेंगे। बिहड़ वाली लाइफ हो गई, बिहड़ वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। तो अब जब डाकू वाली लाइफ उनकी स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ कि जो इस विक्रम मल्ला का जो गिरोह था उसका सरदार था बाबू गुजर। तो बाबू गुजर ने फूलन के ऊपर गलत निगाह डाली। अब डाकू गिरोह में ये आम कल्चर था, क्योंकि जो डाकू गिरोह में जो महिलाएं वो लोग रखते थे, ऐसा नहीं है कि फूलन कोई पहली महिला डकैत थी या आखिरी महिला डकैत थी, बहुत सारी डकैत महिला रही हैं। तो डाकू गिरोह मुख्य रूप से इसलिए रखते थे कि भाई उनको, जैसे वो तो हर समय जंगल में रहते थे, तो जंगल में रहते थे तो खाना बनाने के लिए महिला की जरूरत पड़ती थी, या फिर जो है भाई जो सरदार होता था गैंग का या दूसरे लोग जो अलाउड कर सकते थे महिला को रखना, तो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, या जो कि एक इंसान की नीड भी है, तो वो इसलिए भी रख लेते थे। तो जैसे बाबू गुजर ने उन पे गलत निगाह डाली, तो क्योंकि एक तरीके से वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे विक्रम मल्ला और फूलन, तो विक्रम मल्ला ने नाराज होकर बाबू गुजर को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो इसी गैंग के 2 और भी मुख्य लीडर थे, श्रीराम लालाराम, जो कि ठाकुर थे। तो जब उन लोगों को ये पता चला कि भाई विक्रम मल्ला ने एक महिला के लिए अपने सरदार को गोली मार दी, तो वो लोग जो है इस बात पे नाराज हो गए। और नाराज हो गए तो उन्होंने भी विक्रम मल्ला को जो है गोली मार दिया। हाँ, जब गोली मार दी, मतलब उसकी हत्या कर दी विक्रम मल्ला की, और फूलन को उन्होंने पकड़ लिया। तो फूलन को जब पकड़ लिया तो ये जो श्रीराम लालाराम थे और इनके साथ एक महिला डकैत और थी, कुसुमा नाइन, वो भी थी इनके साथ। तो इन्होंने जो है फूलन के साथ बदतमीजी की, और फूलन के कुसुमा नाइन ने करी है ना, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए। लेकिन ये जो भी घटना हुई, ये डाकुओं की आपस की रंजिश थी और जंगल में हुई। अब इससे गैंग जो है वो 2 फाड़ हो गया। जब विक्रम मल्ला की हत्या कर दी तो फूलन के साथ जो उस समाज के कुछ डाकू थे उसमें, या विक्रम के जो फॉलोअर्स थे, वो फूलन को लेके वहां से चले गए और एक अलग गिरोह बना लिया।
और आपस में जो है एक दूसरे को मारने के लिए, क्योंकि विक्रम मल्लाह का बदला लेने के लिए फूलन ने जो है इनको मारने का प्रयास शुरू कर दिया। और उसमें उन्होंने कुछ और भी गैंग्स की, जो इनके एंटी गैंग्स थे, उनकी हेल्प लेनी शुरू कर दी। एक दिन फूलन को ये पता चला कि भाई भेमई जो गाँव है, भेमई गाँव में ये श्री राम लाला राम अपने गिरोह के साथ आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे गिरोह जो है वो गाँव में घूमते रहते थे डे टाइम पर, रात को जंगल में जाके सोते थे। तो जब उनको पता चला तो फूलन अपने 40 मेंबर्स के साथ, गैंग मेंबर्स के साथ जो है वो भेमई गांव में आ गई। तो जब आई तो पता चला कि भाई यहाँ पर तो वो गिरोह नहीं है, और आए थे लेकिन वो लोग तो बहुत समय हो गया यहाँ से चले गए सब लोग। लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ तो उसने गांव के अंदर एक सर्चिंग टाइप की शुरू करवा दी, ढूंढना शुरू कर दिया घर घर के अंदर। तो कोई मिला नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं। तो वो लोग जो गांव के जो साधारण लोग थे, किसान थे सब, तो उन लोगों को वो एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछताछ करने लगे, बातचीत करने लगे। अच्छा, ये बड़ी आम बात थी गांव के लोगों के लिए। वहां पे करीब 200-300 गांव हैं उस एरिया में, बिहार के अंदर, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे, 1000 गांव होंगे। राजस्थान बॉर्डर पे धौलपुर हाँ, बिल्कुल, राजस्थान बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर। तो उस पर जितने भी गांव हैं, उन गांव वालों के लिए ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। बुंदेलखंड का हिस्सा। हाँ, वही यूपी का बुंदेलखंड का हिस्सा आता है और उधर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का हिस्सा आता है। तो वो लोग जो है आपस में, मतलब गाँव के अंदर ये लोग आते जाते रहते थे, जो डकैत लोग थे। तो उन्होंने सोचा ऐसी बातचीत वगैरह कर रहे हो, हैबिचुअल है वो लोग। हाँ, हैबिचुअल थे, क्योंकि वो लोग तो मतलब फिर सारे डाकू थे भी अलग। जैसे वहाँ 1000 गांव थे, उन्हीं गांव में से वो लोग बागी बनते थे, डाकू बनते थे। तो अचानक ही जो है इन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो उसमें जो है 20 लोग की हत्या हुई। उसमें जैसे महिलाएं भी वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। तो जब उनमें से एक के हस्बैंड को मारा जा रहा था, तो उसके हाथ में जो है उस समय गोद में, मतलब महिला के गोद में एक छोटी बच्ची थी सीता नाम की, जिसकी उम्र उस समय 1.5 साल की थी। तो फूलन ने जब वो बचाने के लिए गई अपने पति को फूलन के पास कि भाई इसने कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो, तो उसकी गोद से जो है उस बच्ची को लेके उसने जमीन पर पटक दिया। तो वो बच्ची अपाहिज हो गई। फिर बाद में जब वो 20 साल की हुई, तो अभी कुछ सालों पहले उनकी जो है उसमें डेथ हो गई। तो बेगुनाह लोग थे मरने वाले, साधारण लोग थे। और जो ये बोला जाता है कि सभी ठाकुर थे, ऐसा भी नहीं है। इसमें मरने वालों में एक है राम अवतार कठेरिया, जो कि दलित समाज से आते हैं। कठेरिया जो है ये धानक समाज होते हैं, एसटी में आते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में जो है एससी समाज है, धानक समाज, धानुक बोलते हैं जिनको। तो धानुक भाई था वो। और एक जो है आपका ओबीसी था, उनका नाम था तुलसीराम मौर्य। मौर्य जो है ये जो सैनी, आपके यहाँ सैनी लिखते होते हैं आपके, बल्कि जो ये गहलोत साहब हैं वो उसी समाज से आते हैं। कुशवाहा भी लिखते हैं कई जगह पर, मौर्य तो वो मौर्य लिखते थे, तुलसीराम मौर्य। और तीसरा जो है एक और मुस्लिम था उसमें, उनका नाम था नजीर खान। तो मरने वालों में मतलब दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, ठाकुर सभी लोग थे। और दूसरी बात है, इनमें से कोई भी डाकू नहीं था। देखिए, आपके दर्शकों से भी मेरा प्रश्न है, और जो फूलन के सिंपैथाइजर है, जो उनके लिए अच्छी धारणा रखते हैं, उनसे भी मेरा एक प्रश्न है। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि अगर वो सब 20 के 20 डाकू थे, तो आप मुझे ये बताइए कि उनकी बंदूक कहाँ है, उनकी राइफल कहाँ है। डाकू ऐसे थे कि रात को जब सोते थे ना, जो डाकू थे वो टॉयलेट करने भी बंदूक लेके जाते थे। तो इस समय 20 के 20 लोगों की बंदूकें कहाँ है भाई? फूलन के गैंग में 40 ही तो लोग थे। जो पुलिस में चार्जशीट जो दाखिल की है अभी पिछले साल, जो है भेमई कांड में, उनको सजा भी हुई है। कोर्ट ने भी अब तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई बेगुनाह लोगों को मारा गया। वो तो ग्रामीण थे। हाँ भाई, ग्रामीण थे तभी तो खाली हाथ थे, वरना क्या। एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ 20 डाकू हों, दूसरी तरफ 40 डाकू हों? दोनों तरफ नुकसान होगा। तो ऐसा है कि भाई 40 डाकू में से तो एक भी को भी खरोच भी नहीं लगी और 20 डाकू मर गए। और उस समय की ऐसी बात बताते हैं कि ये 1 को 2 को मार रही थी, लेकिन कहा कि 20 को या ज्यादा को मारते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा बड़ा मैसेज जाएगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, इन्होंने ये जो हत्या की, ये अपने जो गैंग था, क्योंकि नया नया बना था, उस गैंग का खौफ कायम करने के लिए ही ये हत्या करी। जो इसके पीछे रीजन है, वो रीजन ये है कि एक डर और खौफ पैदा करने के लिए ये हत्याएं की गई बेगुनाह लोगों की। इसके पीछे कोई रिवेंज की भावना नहीं थी। देखिए, ना तो शेर सिंह राणा और दुनिया में कोई भी इतना घटिया इंसान नहीं होगा कि किसी के साथ अगर किसी ने कोई बलात्कार या कोई महिला के साथ गलत हरकत की है,
और वो महिला अपना बदला उस व्यक्ति से ले रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इसको खराब मानेगा। अगर फूलन ने वो जो श्री राम लाला राम थे, अगर उनको मारा होता, जो उस गैंग के लोग थे उनको मारा होता, तो मैं भी फूलन को एडमायर करता, उनको एक अच्छा व्यक्ति मानता। लेकिन फूलन ने उनका तो कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई। आप गूगल पर सर्च कर लेना मेरी बात सुन के कि श्री राम लाला राम की मृत्यु कैसे हुई, तो गूगल आपको बता देगा कि दोनों पुलिस एनकाउंटर में 20 साल के बाद मारे गए। तो फूलन उनको मार नहीं पाई, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और उन दोस्त ग्रामीणों को हाँ उनका गुस्सा या अपने साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में, भाई आप मुझे बताइए, कोई जस्टिफाई कर देगा आपके साथ कोई भी समस्या हुई हो, आपके माता पिता, घर वाली ने, पड़ोसी ने, गांव वालों ने, शहर वालों ने, देश वालों ने कोई आपके साथ गलत किया, या आपको लगता है कि मेरे साथ सब गलत हुआ, तो क्या आप बम फेंकने लगोगे क्या? ऐसे ही आपके साथ जिसने किया, चलो उसके साथ अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी एक बार को उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। उसके लिए भी वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, संविधान है, कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको भी मान लूंगा थोड़ा बहुत कि चलो यार इसके साथ गलत हुआ, इसने अपना बदला, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आप जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आपका कोई लेना देना नहीं है। और जो है ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए हम अभी आपके इस 4 मंजिल बिल्डिंग पर बैठे हुए हैं, अब कोई नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, मान लीजिए अभी वो किसी व्यक्ति से लड़ाई कर दे, वो किसी की लड़की को छेड़ दे, और लड़की के भाई और उसके परिवार के लोग आए और पूरी बिल्डिंग को आग लगा दें, तो आप जो 4थी मंजिल पे यहाँ बैठे हो, आप कहोगे यार इससे तो मेरी भी नहीं जमती नीचे वाले से, बताओ मेरा इससे क्या लेना देना, इसने मेरा भी घर जला दिया या मेरी भी फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इसलिए जिसने आपके साथ किया है, भाई एक टेररिस्ट में और एक इस तरह के व्यक्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, टेररिस्ट भी तो यही करते हैं। आपका कहना है कि उस वक्त छवि की तो नहीं थी जो नहीं, मैं देखो, मैं क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो मैं मतलब उनको वो नहीं करना चाहता, ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करना चाहता, बट मैं आपके सामने रियलिटी रख रहा हूँ, ये सच्चाई है। और चाहे आप इसको कितना भी झुटलाने की कोशिश कर लो, और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये झूठ है तो साबित कर दो। भाई आपके पास माइक है, सबके पास हाथ में मोबाइल के रूप में जो है कैमरा आएगा, जाओ आप बेमई गांव में और जाओ आप उनकी माताजी के पास चले जाओ, फूलन के। शेर सिंह जी, इसके बारे में एक ऐसी बात और कही जाती है कि ये राजनीतिक स्टंट हो सकता है आपकी तरफ से, कि एक इमेज बनाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपने ऐसा किया। देखिए, मैं तो ये बात एडमिट नहीं कर रहा हूँ कि मेरा फूलन देवी के मर्डर से कुछ लेना देना है। मैंने तो ये फूलन का जो लाइफ है वो आपके सामने रखी, और इसमें जो मतलब ये जो रही पॉलिटिकल स्टंट की बात, भाई हत्या करके इसमें स्टंट बनाने में मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, कि अपने एक बहुत ही अच्छे जीवन को छोड़ के तिहाड़ जेल में जमीन पर 13 साल सोने का मौका लूंगा। आप देखिए, मैंने आपको बताया अपनी एजुकेशन, जी, आदमी की जो हैसियत है वो उसके जबान खोलते ही पता चल जाती है। जेल तो नरक कही जाती है शायद। तो ईश्वर ने मुझे एक अच्छे फैमिली में जन्म दिया, अच्छी एजुकेशन दी, हर चीज बहुत ही अच्छी दी, जिसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या आप एकलव्य सेना में, उस एकलव्य सेना या कोई एकलव्य सेना फूलन देवी ने बनाई हुई थी, जिसकी वो अध्यक्ष थी, जो मेरे साथ आती थी, वो हस्बैंड वाइफ उसकी। आप पदाधिकारी नहीं थे? नहीं, मैं पदाधिकारी नहीं था। एक्चुअली एकलव्य सेना तो उनकी कास्ट बेस सेना होगी ना, मतलब जैसे मान लो राजपूत या जाट या कोई कास्ट, जैसे विप्र सेना, करणी सेना, हाँ, वो तो कास्ट वाली सेना थी, तो उसमें तो उसी कास्ट के ही व्यक्ति मतलब मेंबर बन सकते थे। जी। तो मैं तो उससे बिलोंग नहीं करता था, तो लेकिन मैं तो उनके ऐसी हेल्प के उद्देश्य से, या घूमने फिरने का एक उस उम्र में थोड़ा शौक भी होता है ना, चलो दिल्ली घूमने चलते हैं, मुंबई चलते हैं। अभी भी जो युवा हैं 20 साल 21 साल के, वो क्या है, उनको मौका चाहिए होता है घर से बाहर निकल के घूमने का, तो वही हमारी सोच थी। तो लेकिन मेरी इसको डेस्टिनी बोल लीजिए आप, कि मेरे जीवन में वो जेल लिखी थी, तो वो घुमा फिरा के उसमें मेरे को वो मिली, और 13 साल जो है, जो नर्क वाला जीवन जिसको बोलते हैं, वो मेरे को अपने युवा होने का आपका गोल्डन टाइम में आपका निकल गया। वो गोल्डन टाइम का तो पता ही नहीं था। 21-22 साल का होगा मैं, 10 साल के है ना, तो 15 साल में जो हूँ अपने घर से अलग रहा। 13 साल की तो मेरी जेल का स्टडी रही बाकी, और करीब 2.5 साल जो है मैं एस्केप रहा, तो घर तो नहीं जा पाया तब भी। अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, दुबई गया,
लेकिन घर नहीं जा पाया, घर वालों से मिल नहीं पाया, वो भी एक पीड़ा। तो वो भी एक पीड़ा ही है। 2001 में फूलन देवी की हत्या के आरोप में आप जेल गए, 2004 में आप जेल से फरार हो गए। वो पूरी जर्नी बताएं कि कैसे क्या प्लानिंग चल रही थी जेल में, किस तरह से आपने पूरा सारा सेट किया, कैसे उस चीज का खाका जमाया, कैसे पुलिस वाले आते हैं, कौन कौन लोग थे, कैसे क्या, प्रॉपर विस्तार से बताएं इस बारे में, और कैसे आप अफगानिस्तान पहुंच गए, वो पूरा सीन बताएं। क्या है कि जब तिहाड़ पहुंच गया तो फिर देखो शुरू में जाके तो तकलीफें होती हैं, थोड़ा मेंटली आप परेशान होते हो, बट धीरे धीरे आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। यही जीवन की सत्यता है। तो क्या हुआ कि जब थोड़ा एडजस्ट हो गए तो एक दिन करीब मेरे को हो गया था, साल भर के आसपास हो गया था तब, तो एक दिन न्यूज़पेपर में, अखबार में मैंने पढ़ा कि भाई जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि है अफगानिस्तान में और जूते चप्पल उन पर मारे जाते हैं। और मतलब मैंने ये जानकारी तो मेरे को पहले भी थी, जब हमारे देश के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी जब प्लेन हाईजैक हुआ आधार वाला, तो जब उसको लेकर आए थे तो तब उन्होंने ये जानकारी दी थी, जसवंत सिंह जी ने। तो जानकारी तो तब से थी, बट क्या है कि थोड़ा उसको उतना मेमोराइज नहीं रहा था। तो जब ये अखबार में पढ़ा तो ये हुआ कि भाई इसको लेकर जो है, जो आरएसएस जो एक संगठन है हमारे देश का, तो वो जो है डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है जगह जगह पर कि भाई इनकी जो हमारे महान पूर्वज है उनकी समाधि वापस लेकर आओ, सरकार से ये मांग कर रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, तो जब वो पहले विदेश मंत्री थे तो तब उन्होंने भी अफगानिस्तान में चौहान साहब की समाधि के पास जाने की का प्रयास किया था। अच्छा, एज ए विदेश मंत्री, बट अटल बिहारी जी गए थे, हाँ प्रयास किया था, उनको अलाउड नहीं किया था वहाँ की सरकार ने। तो ये बात उन्होंने भी पार्लियामेंट में बोली थी। तो अखबार जब पढ़ा तो मेरे साथ दूसरे लोग भी अखबार पढ़ रहे थे, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी वार्ड में था मैं, तो वहाँ ऐसा होता था कि सब लोग, जैसे आप तालिबानी टेररिस्ट हो, कोई पाकिस्तानी है, कोई कश्मीरी है, कोई नक्सली है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, तो सब जो है एक साथ ही बैठ के अपनी अपनी भाषा का अखबार पढ़ते थे। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने उनको कहा कि देखना, अब इनकी जो समाधि है वो मतलब सरकार वापस लेकर आएगी। तो हंसने लगे वो, उनका नाम था गयूर खान और ताजा खान। हंसने लगे, कहने लगे अरे भाई राणा जी, जब 800 साल से कोई नहीं लाया तो अब कौन ले आएगा, और आप तो आलू खाने वाले लोग हो, ये तो हम हैं जो वहां से आके भी, अफगानिस्तान से आके भी आपके देश में कुछ भी कर सकते हो, आप लोगों के बस का ये काम नहीं है, आपके सरकार के बस की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सरकार नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा। अब ऐसा ईश्वर ने मेरे जबान से निकलवा तो दिया। अब जब जुबान से निकल गया, मन तो बना के बोला नहीं था, निकल गया, लेकिन निकल गया। अब निकल गया तो वो लोग तो जो है मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि अरे अफगानिस्तान जाओगे आप, पहले इस तिहाड़ से ही बाहर निकल के दिखा दो, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम तिहाड़ से नहीं निकल पा रहे हैं, 20-20 साल से जेलों में हैं, तो आप पहले यहीं से निकल जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से भी निकलेंगे और अफगानिस्तान भी जाएंगे। उसको चुनौती की तरह लिया आप? नहीं, उस दिन तो बस ऐसे ही, जैसे आपस में एक बातचीत होती है, बहस होती है, वो सब होने लगी वहाँ पे। अब सो गए। अच्छा, जेल एक ऐसी जगह है, वहाँ पे अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट दिया किसी को, तो अगले दिन से आपको वो छेड़ने लगेंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह तो है नहीं कि भाई आपने अपना मोबाइल बंद किया और कहीं बैठ गए अलग, सो गए कि भाई हम तो बात नहीं करेंगे। वहाँ तो अगले दिन फिर से उन्हीं का चेहरा देखना है, और 1-2 दिन नहीं देखना, 10-10, 20-20 साल तक उन्हीं का चेहरा देखना है। हाँ, जब आपको पता है कि लंबा रहना है। हाँ, तो हाई सिक्योरिटी में तो इसी तरह के लोग हैं ना, लंबे लंबे वाले ही हैं, वहाँ छोटे वाले तो है ही नहीं कोई। तो अगले दिन जब मैं उठ के सुबह 6 बजे जब गुनती खुलती है, जब बाहर आया, अरे आप यहीं हो, आप जा नहीं रहे अफगानिस्तान? अरे भाई राणा जी तो सेल से बाहर निकल रहे हैं, हम तो सोच रहे थे अफगानिस्तान पहुंच गए होंगे। तो इस तरह से उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर मेरा एक मन बनने लगा, है ना, दिमाग में आने लगा यार अब जाना है। तो जैसे मैं रात को सोता था तो फिर मैं उसको मतलब मेमोराइज करने लगा, है ना, एक कि भाई इस तरह से मैं जाऊं, इस तरह से जेल से बाहर जाऊं, इस तरह से अफगानिस्तान जाऊं, और इस तरह से वहां पे समाधि होगी, ऐसे भी मैं सोचने लगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसा मैं सोचता था जी, या जैसा मेरे को एक सपना टाइप का नहीं आता, तो जैसे सपना टाइप का आता था, इमेजिनेशन होने लगी, और जैसा मैंने कल्पना की वैसा ही वो समाधि जो स्थल था वो वैसा ही था। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी जो समाधि थी वो मेरे सपनों में आके मेरे को बुला रहे हो, पृथ्वीराज चौहान जी, चंद्र बरदाई जी। तो
ऐसा मेरे को आज फील होता है कि जैसा मैं विचार करता था वैसा ही वो वहाँ पे निकला। उसके बाद मैंने प्लानिंग बनानी शुरू करी कि भाई अब तिहाड़ से निकलना पड़ेगा, अफगानिस्तान जाना है तो तिहाड़ से निकलना पड़ेगा। तो कई प्लानिंग बनाई उसके लिए, बट वो सब किसी किसी कारण से जो है वो फेल हो गई। तो अब ये जो प्लानिंग सक्सेस हुई तो ये हुई कि भाई मैंने एक लूप होल देखा उसमें कि भाई जब पुलिस वाले हमें लेने के लिए आते हैं, बाहर कोर्ट में पेश करने के लिए जब ले जाते हैं, तो ये जो जेल अथॉरिटी है ये किसी भी प्रकार का कोई पेपर वर्क देखती नहीं है बहुत ज्यादा। उस समय मैनुअल भी काम होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी भी शायद नहीं मतलब कंप्यूटर वगैरह तो थे खैर, और जेल में भी था कंप्यूटर वगैरह भी, लेकिन उसमें मतलब मैनुअली जो काम होता है आपको बताऊं ज़्यादा हार्ड होता है, मशीन धोखा खा जाती है। लेकिन क्या है कि जैसे पेपर वर्क से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो पुलिस वाले जो जैसे उसको कमांड बोलते हैं, जो वो लेकर आते हैं किसी प्रिजनर को लेके जाने के लिए जेल से, तो वो कमांड नहीं देखते थे, है ना, और बहुत सारे पेपर्स जो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन वारंट नहीं, प्रोडक्शन वारंट तो क्या होता है वो जेल वाले देते हैं। ओके, मतलब जो वारंट होता है वो तो होता है जेल की कस्टडी में, तो वो पुलिस वाले लाते हैं अपने साथ कमांड। तो उस कमांड में जो है उन पुलिस वालों के नाम और जो मुल्जिम होता है उसका नाम लिखा रहता है, तो वो दिखाएंगे जेल वालों को, तब जेल वाले जो है वो वारंट और मुल्जिम दोनों को पुलिस वाले के सुपुर्द कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही उस दिन जैसे मैं तारीख पे जाता था तो मैंने देखा यार ये आते हैं और ले जाते हैं, तो अगर मैं हमारे कुछ साथी पुलिस यूनिफॉर्म में आ जाएं तो जा सकते हैं। और फिर खैर ईश्वर ने उसमें सक्सेस देनी थी। क्या हुआ कि जिस दिन निकलना था, बल्कि एक दिन पहले क्या हुआ कि मेरी मुलाकात आई, तो मैं जब जा रहा था मुलाकात पे तो मेरे को एक मतलब साधु थे, मतलब संत कह लीजिए, तो वो बीच में मिल गए और एक ऑफिसर था जेल का, वो उससे बात कर रहे थे, तो वो दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने उनको नमस्ते करी दोनों को। तो वो जो थे साधु, तो उन्होंने कहा बस जल्दी छूट जाओगे जेल से, जेल की चार दीवारी तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो जो जेल ऑफिसर था वो हंसने लगा, कह रहा स्वामी जी आप जानते भी हो कौन है ये? तो कहने लगा कोई भी हो, बस ये छूटेगा जेल से। तो कहने लगा कि ये फूलन देवी की हत्या के आरोप में जेल में है। अब तिहाड़ जेल को जानते नहीं आप, दिल्ली की जेल है ये, और यहाँ तो जो कुत्ता मार के आते हैं ना उनको भी 5 साल से पहले नहीं छोड़ते। कहा जाता है एशिया की सबसे मतलब दिल्ली का थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है कानून में। तो वो कहने लगे यहाँ तो दिल्ली में कुत्ता भी मर जाए तो 5 साल से पहले नहीं छूटता वो। तो कहने लगे कि बस हमने बोल दिया तो बोल दिया। तो खैर मैं अपने मन में ही सोच रहा था, मैंने तो प्लानिंग रेडी थी, मैं अपने मन में सोचने लगा इसके ये बाबा की बात सही होएगी। तो फिर अगले दिन जो है जब वो टाइम आया तो मैं पहुंचा डीओडी में। अब डीओडी में पहुंचा तो जो मेरे जो लेके जाने वाले थे मेरे साथी, कौन कौन लोग थे? वो थे कुछ साथी जी जो पुलिस की वर्दी में आने थे जिनको जी। तो वो हो गए लेट। जो टाइम मैंने दिया था वो जो असली वाले थे उनसे करीब उनको 15 से 20 मिनट पहले का समय दिया था कि भाई हम लोग 5-10 मिनट में पेपर वर्क निपटा लेंगे और फिर चले जाएंगे। अब वो लोग जो है जैसे डीओडी थी, डीओडी में घड़ी लगी रहती है, तो मैंने जैसे उनको ये कहा था भाई आप 6:15 से 6:30 के बीच में आ जाना। तो अब वो मैंने देखा 6:30 हो गए, 6:35 हो गए, 6:40 हो गए, 6:45 हो गए। अब मैं पहले तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था भाई जल्दी भेज दो भगवान जी, जल्दी भेज दो जिससे फटाफट काम करके बाहर निकले। अब जब लेट होने लगे तो फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान जी आज मत भेजो, आज मत भेजो, असली नकली पुलिस मिल ना जाए। हाँ भाई बिल्कुल दोनों का टाइम मैच होने वाला था। खैर वो पता नहीं 6:45 के आसपास वो आ गए तो अब आप बीच में काम को रोक नहीं सकते। अब मेरा दिमाग ये भी क्या चलता जा रहा कि भाई असली वाले भी कभी भी आने वाले होंगे क्योंकि उनका टाइमिंग भी वही था। फटाफट हमने अपना जो था वो पेपर वर्क निपट के हम लोग अपना बाहर निकल गए। जब मैं 2-2.5 साल के बाद जब वापस आया तो जो उस दिन गारद आनी थी असली, तो जो उसके इंचार्ज थे इंस्पेक्टर थे, तो 14 पुलिस वाले मेरे साथ जाते थे, पेश करने के लिए ले जाते थे मुझे। तो इंस्पेक्टर साहब मेरे को मिल गए, तब भी वो वहीं थे उसी में डीएपी में ही। तो कहने लगे कि शेर सिंह जिस दिन तुम भागे थे मेरी ड्यूटी थी। मैंने कहा जी सर। तो कहने लगे यार किस्मत बहुत बढ़िया है। मैंने कहा कैसे? कह रहे हम आ रहे थे 6:30 बजे, कह रहे तुम गए 6:45 के आसपास। कह रहा हम तो आ जाते 6:45 बजे से पहले ही वहाँ पे। कह रहे यार वो गाड़ी पंचर हो गई, जिस गाड़ी को लेके आ रहे थे तुम्हारे को लेने के लिए वो पंचर हो गई, और वो जो है टायर वायर बदलने में जो है आधा 1 घंटा खराब हो गया। कह रहे पंचर कराया था कि खुद ही हो गया? तो मैंने कहा सर हनुमान जी ने कराया होगा, मंगल का दिन था उस दिन,
तो मैं मानता हूँ हनुमान जी को बहुत ज़्यादा। तो कह रहे हाँ चलो ये तो, मैंने कहा सर वो तो किस्मत में था। तो कई लोग मुझसे ये बोलते भी हैं कि भाई शेर सिंह तो बड़ा कोई तेज बोलता है, कोई जो है समझदार बोलता है, लेकिन मैं अपने मन से ये मानता हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं थी, ना आज है, ना मैं कोई बहुत समझदार हूँ, ना मैं कोई जो है बहुत मतलब तेज हूँ, मतलब ईश्वर की ही इच्छा थी। अब अपन उस ये पॉइंट पर बस आते हैं, जैसे आपको लेकर बाहर निकले, टोटल 2 लोग आए थे, नहीं, कुछ ज़्यादा लोग थे। हाँ। सब अपने अपने रास्ते निकल गए, कैसे गए, कहाँ गए, आईएसबीटी गए, बसों से गए, कैसे आगे का सफर कैसे रहा? आगे का पहले तो मतलब एक गाड़ी का था इंतजाम, तो हम लोग जब निकल गए बाहर, तो मैं फिर उन सबको मैंने अलग कर दिया अपने से। तो सिर्फ एक बंदा मैंने अपने साथ रखा। तो वो फिर हम एक गाजियाबाद तक चले गए। सबसे पहले गाजियाबाद तक मैंने उसको अपने साथ में रखा। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई अब तू भी, मतलब मैंने उसको ये ऑफर दी, भाई तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, घर जाना चाहते हो घर जाओ, क्योंकि भाई अब इसमें शामिल हो गए तो हो सकता है कि तेरे को भी पुलिस परेशान करे, अगर साथ में चलना है तो साथ में। वो करे नहीं, हम तो वापस जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने घर पर फ़ोन किया जी, मेरी माता जी ने फ़ोन उठाया। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई कोर्ट डेट पर आ रहा होगा, कुछ खाने पीने के लिए जो लाना है घर से, जो चीज़ें लानी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। तो मैंने बताया उनको भाई मैं तो जेल से एस्केप हो गया, भाग गया। और तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, रोने लगी कहने लगी भाई ये तो अच्छा नहीं किया, जेल से भागने की क्या ज़रूरत थी, और ये ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कि भाई मैं जो हूँ अफ़गानिस्तान मुझे जाना है। कह रही अफ़गानिस्तान क्या करेगा, वहाँ तो वो तो अच्छा देश नहीं है और ये सही नहीं हुआ। मैंने कहा अफ़गानिस्तान जाके मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वापस लानी है, तो उनका ऐसे ऐसे जूते चप्पल मार। तो मेरी माताजी बोली कि भाई इसमें तो बहुत खतरा है। तो मैंने कहा और इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मेरी माताजी कहने लगी कि चलो पैसे हम देंगे तुम्हें, लेकिन कोई भी गलत काम मत कर। अब भाग गया है तो चलो ये काम करने की इच्छा है, लेकिन जो है कोई गलत काम मत कर। मैंने कहा गलत काम नहीं करेंगे और यही उद्देश्य है। तो फिर सबसे पहली बार जो है मतलब जो मेरे को पैसे की, क्योंकि बिना पैसों के तो आप बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मेरी माताजी ने कुछ पैसे जो है इसी माध्यम से, उसी माध्यम से बल्कि मेरे पास अगले दिन जो है वो आ गए। फिर मैंने जब मेरे पास पैसे आ गए और मैंने देख लिया कि भाई तू इससे साल भर तक जो है सर्वाइव कर सकता है। एक वो वाली बात मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, उस बात पे है कि आप मुरादाबाद गए कटिंग वाले के यहाँ। हाँ बस ये एक्चुअली जैसे मैंने आपसे बताया, एक दिन मुझे वेट करना पड़ा, अगले दिन मुझे पैसे ऐसे मिले। तो मैं इस गाजियाबाद से फ़ोन करने के बाद मुरादाबाद चला गया। सबसे पहले मैंने शेविंग कराई अपनी। तो जिस नाई की दुकान पे, बार्बर की शॉप पर शेविंग करा रहा था, तो क्या हुआ कि जब उसने मेरे क्रीम लगाई हुई थी शेव करने के दौरान, तो टीवी उसके दुकान पे लगा हुआ था, तो उस पर मेरी ही न्यूज़ चल रही थी। तो उसमें मेरे अलग अलग चेहरे दिखा रहे थे, वो सरदार जी के रूप में, दाढ़ी बढ़ी हुई, क्लीन शेव, हर तरीके से, मतलब जो कंप्यूटराइज नहीं बनाते फोटो उस तरह की। तो वो कहने लगा देखना भाई साहब आपसे मिलती है शक्ल ना इनकी, ये जो फरार हो गया। तो वो पीछे 2-3 और उसके कस्टमर बैठे हुए, तो आपस में बात कर रहे थे, यार बताओ ये कैसा बंदा है, तिहाड़ जेल से भाग गया, आज तक कोई नहीं भागा, इस तरह से आपस में डिस्कशन कर रहे थे। अरे मैंने कहा भाई शक्ल वकल कुछ नहीं है, तो थोड़ी बहुत ही आजकल बहुत लोगों की मिलती है। उस समय 1-2 ही चैनल चलते थे ज्यादातर। हाँ नहीं, ये प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल है उस समय तो काफ़ी। जेल में आपने पगड़ी बांधना भी सीखा था? हाँ, मैं क्या हुआ कि मैंने दाढ़ी बढ़ा ली थी एस्केपिंग से थोड़ा समय पहले जी। तो मैंने जो बियर्ड्स थी वो बढ़ा ली थी जी। और पगड़ी बांधना एक मेरे साथ में सिख भाई थे, सन्नी पाजी, तो मेरे दोस्त थे वो बहुत अच्छे। तो मैंने उनको कहा मुझे पगड़ी बांधना सिखाओ। तो वो कहने लगे पगड़ी बांधना तो सिखा दूंगा, कोई उल्टा सीधा काम मत कर देना। तो मैंने कहा भाई यार क्या बात कर दी, सरदार तो हमारी शान है, पगड़ी बांध के कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। और मैंने कहा वैसे भी नहीं करने वाले, हर सिख तो हमारे मतलब शान है, उनके पगड़ी का कैसे वो कर दें अपमान। तो कह रहा ठीक है आपको सिखाऊंगा मैं। कई लोग बोलते थे, उससे किसी को नहीं सिखाई उसने, तो मेरे को उसने पगड़ी बांधनी सिखाई। तो मैं क्या करता था कि वो अपनी पगड़ी जो थी वो मेरे बांधते थे, तो मेरे को पगड़ी बांधनी आ गई, तो मैं पगड़ी बांध के दाढ़ी बढ़ा के, तो मैं वार्ड में कभी कभी घूमता था, तो दूसरे लोग देखते थे। तो जब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो लोगों ने यही बताया भाई वो सरदार जी बन के घूम रहा होगा, पगड़ी बांध के यहाँ पे घूमता रहता था। अच्छा, मेरे को पगड़ी बांधना बहुत शौक है, अभी भी मुझे अच्छा लगता है बहुत ही।
और खासकर जो जो सिख स्टाइल की जो पगड़ी है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती दस्तार बोलते हैं उसको। है। हाँ, दस्तार जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे राजपूत समाज की भी पगड़ी शान है, वो भी बांधते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। बट जो सिख कम्युनिटी की जो दस्तार है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर और एक शान की निशानी तो है ही पगड़ी भाई सरदारों का। आपको लगा होगा नाई की दुकान पे कब यहाँ से जल्दी निकला जाए। हाँ, बस फिर फटाफट मैंने क्या हुआ कि एक चश्मा खरीद लिया 0 नंबर का और अपना बिल्कुल क्लीन शेव हो गए। हाँ बिल्कुल क्लीन शेव। फर्स्ट टाइम क्लीन शेव हुआ था तब। आप देखोगे कि जब मैं दोबारा से 2006 में आया तो क्लीन शेव ही था। उसके बाद गया एक दिन, मतलब वहीं स्टे किया मुरादाबादी। बस जब पैसे आ गए तो फिर मैं आगे चला गया। फिर मैंने सोचा यार अब पहले अपने आप को सेफ करूं। यहाँ पर पुलिस ने जो है, मतलब गृह मंत्रालय ने रेड अलर्ट जारी कर दिया पूरे देश में, और मेरा रेड कॉर्नर नोटिस भी कर दिया। उन्होंने कहा कहीं बाहर भाग जाएगा, और इनाम भी कर दिया। बहुत बुरी तरीके से जो है दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कई राज्यों की पुलिस जो है पीछे लग गई। अब मैं आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। तो मैंने कहा यार अपने आप को सेफ करने के लिए सबसे पहले है कि मैं किसी दूसरे देश में एंटर हूँ, जिससे कि फ्रीली फिर मैं सोच सकूं, प्लानिंग बना सकूं अफगानिस्तान जाने के लिए। तो उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत थी। तो फिर मैंने रांची से मेरा पासपोर्ट बना संजय गुप्ता के नाम से, और फिर वो पासपोर्ट पर जो है मैं सबसे पहली बार बांग्लादेश में एंटर हुआ। ये बेनापुल बॉर्डर पड़ता है। फर्जी पासपोर्ट कितने पैसे में बना आपका? 20,000 रुपए। उस समय के 20,000 रुपये। हाँ, उस समय वो फर्जी नहीं था, वो था तो आसान, जैनोनी। हाँ जेन्युइन था, बट उसमें नाम चेंज था। संजय कागजात जो पेश किए वो फर्जी थे। हाँ, वो तो क्या है, मैंने तो देखो, वो तो एक हमने तो एजेंट के थ्रू बनाया। वो दलाल क्या कागज लगे, क्या हुआ वो जाने, उसका काम जाने। हाँ, मैं तो उसने पासपोर्ट बना के दे दिया, ठीक है, और ओरिजिनल बना के दिया, बट नाम उसमें चेंज था। तो संजय गुप्ता के नाम से मेरा वो पासपोर्ट बना था। फिर संजय गुप्ता के नाम से मैं बांग्लादेश गया। फिर मैंने कहा यार अब बांग्लादेश, जब मैं स्टार्टिंग में गया तो सिर्फ 1 महीने का वीजा था शायद। वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश गया। हाँ, वेस्ट बंगाल में एक इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं बेनापुल बॉर्डर, और इंडिया की साइड में उसका नाम है टेट्रापोल, और जो बांग्लादेश साइड है उस है ना, वो बेनापुल और टेट्रापोल एक ही बॉर्डर है बिल्कुल। लेकिन उधर जैसे उसका बोर्ड बेनापुल पढ़ोगे आप, और इंडिया साइड में उसका नाम टेट्रापोल पढ़ोगे। तो उससे मैं गया। तो खुलना एक सिटी पड़ता है बांग्लादेश में, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ का बड़ा शहर है। तो वहाँ मैंने सोचा यार अब जैसे एक एक दिन बीतने लगा, अब वो वीजा का टाइम पीरियड जो है वो खत्म होने वाला था। मैंने कहा यार अब ये खत्म हो जाएगा। उस वीजा पे थे आप? टूरिस्ट वीजा में थे। तो मैंने कहा यार खत्म हो जाएगा तो बड़ी झंझटबाजी होगी, इलीगल रहने में रिस्क है, क्योंकि मेरे को बंगाली थोड़ी इतनी बढ़िया, मतलब पहले तो आती ही नहीं थी, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो हर एक आदमी को पता चल जाता था भाई ये इंडियन है। तो मैंने कहा यार लीगली ही रहने में फायदा है यहाँ पे। तो फिर मेरा दिमाग में ईश्वर ने डाला कि भाई तू यहाँ एडमिशन ले ले। तो मैंने वहाँ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश ऑनर्स में। तो उसके लिए एडमिशन जब मेरा वहाँ पे ले लिया मैंने, तो उसके लिए फिर मेरे को मतलब स्टूडेंट वीज़ा मैंने अप्लाई किया। तो फिर मैंने स्टूडेंट वीज़ा ले लिया, जो कि मेरे को पूरे 1 साल का मिल गया। फिर मैंने कहाँ से मिला तो इधर कलकत्ता से। आप दोबारा कलकत्ता वापस आए? हाँ, दोबारा आना पड़ा। जब वो 1 महीना खत्म हो गया तो उस 1 महीने के अंदर मुझे वापस आना पड़ा। वापस आया, बस नेक्स्ट डे मैंने तुरंत ही स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया। वहाँ से जो पेपर्स की ज़रूरत थी वो मैं यूनिवर्सिटी से लेकर आ गया साथ में। फिर 2-4-5 दिन में फिर से मेरे को स्टूडेंट वीज़ा मैंने ले लिया। फिर मैं वापस चला गया, और फिर मैंने जो है अफगानिस्तान जाने के लिए प्लानिंग स्टार्ट करी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो बांग्लादेश में जो अफगानिस्तान एम्बेसी थी, मैं वहाँ पे गया। अब वहाँ गया तो उन्होंने इतना पेपर वर्क मुझे बता दिया कि उससे संभव नहीं लगा मुझे कि भाई मैं यहाँ से जा पाऊंगा ऐसे। तो फिर मैंने कहा यार चलो इंडिया से इंडियन पासपोर्ट पर ही वीज़ा लेके जाने का काम करता हूँ। तो अब मुझे ये पता चला कि भाई जो जाने के रास्ते हैं वो सिर्फ 3 है। एक अपना दिल्ली से, एक इस्लामाबाद से, और एक दुबई से। अब दिल्ली आ ना पाऊँ मैं। अब मैंने कहा यार अब क्या करूँ, जमा कर देंगे। हाँ, दिल्ली वाले तो पड़े हुए थे पीछे तब। फिर मैंने सोचा यार चलो यहाँ पे जो पाकिस्तान एम्बेसी है इधर मैं मिलता हूँ, और इस्लामाबाद का वीज़ा लेने की कोशिश करता हूँ, और वाया इस्लामाबाद में काबुल चला जाऊँगा। तो मैं गया पाकिस्तान एम्बेसी में। अब गया वहाँ पे तो उन्होंने तो अपनी कहानियाँ शुरू कर दी। पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ कि भाई ये, क्योंकि उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तो उनको पता चल गया कि भाई ये हिंदू रिलीजन का पर्सन है। तो उन्होंने आश्चर्य हुआ कि भाई ये
संजय गुप्ता नाम का बंदा बांग्लादेश में है बांग्लादेश में और पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना चाहता है, तो पूरा का पूरा पूरी दाल ही काली लग रही है सुनते ही। एजेंट तो नहीं है कुछ। हाँ नहीं, एजेंट पे ज्यादा वो नहीं करेंगे वो, मतलब हिंदू नाम से एजेंट नहीं होगा। नहीं, देखो उनको पता है कि देश की एजेंसी इतनी बेवकूफ नहीं है कि एक एजेंट को ऐसे भेजेगी, है ना, जो एकदम पहली निगाह में ही वो ये समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। मतलब उन्होंने मुझे को एजेंट के रूप में नहीं समझा, उन्होंने समझा कि ये कोई या तो मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ बंदा हो सकता है जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है ना। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट जेरोक्स वगैरह करा लिया, तो मेरे से कहने लगे कि आप 15-20 दिन बाद आना, हम तब आपको बताएंगे कि आपको वीज़ा देंगे यहाँ से कि नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इतने में ही क्या हुआ कि मैं इधर मुंबई आ गया और मुंबई में जो काउंसलेट है अफ़गानिस्तान की, वहाँ पे मैंने कोशिश अपनी शुरू करी कि भाई मुझे यहाँ से वीज़ा मिल जाए। तो इधर भी मेरा काम पॉजिटिव हो गया। तो जब मैं वापस बांग्लादेश गया तो उनके कॉल आए मेरे पास, आ जाओ भाई आपको वीज़ा देंगे। तो मैं तो तब तक इधर कर चुका था, तो मैंने कहा नहीं जी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या है, हॉट टॉक हो गई। कहने लगे कि पहले मैंने बात नहीं करी उनसे काफ़ी दिन, फिर जब बात हुई तो मैंने कहा भाई आप तो गलत काम कराते। कहने लगे अरे भाई सबसे थोड़ी ना गलत काम कराता हूँ। पहले तो उन्होंने मेरे को धमकी दी, कहने लगे कि संजय गुप्ता का नहीं या शेर सिंह राणा का है। तो मैंने कहा यार ये तो इनको तो पता चल गया। उन्होंने वेरीफाई करते हैं लोग कि यही होगा। हाँ मतलब देखो क्या है भाई, वो भी पूरा देश है, इतनी बड़ी एजेंसी है उनकी, 1 सेकंड का काम नहीं है। अगर आपकी फोटो उनके पास उपलब्ध है तो क्या है, एक से एक मशीनें है, फोटो डालेंगे, एक मिनट बता देगी ये तो फला व्यक्ति है ना। मतलब एजेंसियों के पास तो एक से एक सिस्टम है ना। अब मैं तो ताज़ा फरार था, इतनी बड़ी एस्केपिंग थी भाई। तिहाड़ जेल से एस्केपिंग जो है पूरी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी, बिल्कुल, कि भाई तिहाड़ से भाग गया एक बंदा, बिल्कुल। तो उनको पता चल गया तो धमकी सी देने लगे, फिर बात करने लगे। तो कहने, मैंने कहा आप तो बम फटाते हो। कहने लगे इस्लामाबाद रहना मजे से, कोई वो नहीं है, हम करेंगे इंतजाम, कराची रहना, लाहौर रहना। मैंने कहा जी आप तो बम फुड़वाने वाले लोग हो। कह रहे हर एक से थोड़ी ना फुड़वाते हैं, बिजनेस करना वहाँ पे, सब आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, अच्छा यहाँ पे, वरना वापस तिहाड़ जाओगे, जेल काटोगे, क्या फ़ायदा। फिर थोड़ा और हॉट टॉक हो गई आपस में। तो मैंने फिर वो मोबाइल तोड़ ही दिया, हमेशा के लिए मोबाइल भी तोड़ दिया, सिम भी तोड़ दिया। मैंने कहा यार ये अब पीछे लग जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरे वहाँ पे मिशन में टांग अड़ाए। तो फिर इधर से जब मुझे वीज़ा मिल गया तो मैं बांग्लादेश से ही, ढाका से वाया दुबई जो है, मैं काबुल चला गया। काबुल पहुंचने के बाद जो है मुझे शुरुआती ये जानकारी थी, जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो जसवंत सिंह जी थे विदेश मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है कंधार के पास है। तो मैंने सोचा कंधार में होगी, तो मैं नेक्स्ट डे जो है कंधार पहुंच गया। अब जिसके थ्रू और जैसे पहुंचा, अब वो मुझ पे यकीन ना करे, वो मुझसे कहने लगा भाई मैं अफगानी हूँ, काबुल का हूँ, जब कंधार आता हूँ ना तो मेरी अम्मी मुझे 4 बार गले लगाती है कि भाई पता नहीं जिंदा भी आएगा कि नहीं वापस आएगा। कंधार का माहौल ऐसा ही था। और तू कह रहा है कि तू इंडिया से कल आया है पहली बार अफगानिस्तान, और पहले दिन आके अगले दिन तू यहाँ कंधार आ गया है, ऐसा तो ये हो नहीं सकता। ये बता कि किस देश के लिए काम कर, CIA के लिए करता है कि रॉ के लिए करता है, 1-2 और एजेंसियों के नाम लिए उनके लिए करता। तो मैंने कहा कि भाई मैं कोई जासूस वगैरह नहीं हूँ, मैं तो साधारण बंदा हूँ, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की मेरी इच्छा है, और गौरी डायनेस्टी से रिलेटेड, तो उसके बारे में रिसर्च करने के लिए और वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैं आया हूँ। खैर उसको बड़े मुश्किल से मतलब मैंने यकीन दिलाया, हाँ पता नहीं कितना हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, बट चलो उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करनी शुरू की। तो हमने बहुत खोजबीन की मैंने वहाँ पे कंधार में, वहाँ पे नहीं मिली। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी थे, बड़े बुजुर्ग थे उस समय, अकेले पूरे कंधार में अकेले हिंदू थे वो। उन्होंने कहा कंधार में नहीं है लेकिन गजनी के आसपास हो सकती है, ऐसा मैंने सुना है। तो फिर मैं वहाँ से वापस गया काबुल, फिर गजनी गया, गजनी जाकर भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। फिर मैं हेरात गया, हेरात जो है ये ईरान बॉर्डर पे पड़ता है। तो इनकी जो डायनेस्टी थी, ये गौरी डायनेस्टी, ये एक्चुअली हेरात से ही काम था इनका, मतलब वहीं से ये डायनेस्टी की जड़ें वहीं थी। तो जो मोहम्मद गौरी जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली उनका नाम शहाबुद्दीन गौरी, और इनका जो बड़ा भाई था उनका नाम जो है ग्यासुद्दीन गौरी था। तो ग्यासुद्दीन गौरी असली सुल्तान था और ये उनका कमांडर था, सगे भाई थे। तो फिर मैं वहाँ गया, ग्यासुद्दीन गौरी मतलब ये हेरात गया। तो हेरात से मुझे पता चला कि भाई गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे जो है शहाबुद्दीन गौरी की कब्र है। तो मैं निशानी के तौर पे क्या हुआ कि हेरात से भी कुछ पत्थर ले आया,
इनके फादर थे बहाउद्दीन सोम। उनकी जो कब्र है वो कंधार से करीब 40 किलोमीटर बहुत इंटीरियर में है, एक पहाड़ के ऊपर। मैं दावा कर सकता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में पैदा हुआ कोई भी बंदा इतनी इंटीरियर में कंधार के, और वो भी उस पहाड़ के ऊपर, कोई नहीं गया होगा। इतना खतरनाक जगह और इतना मतलब बड़ी कष्टदायक जगह, क्योंकि ये पहाड़ पे चढ़ना पड़ा था और बर्फ पड़ी हुई थी उस पहाड़ के ऊपर। और जो है भाई खतरा तो था ही, जब कंधार ही इतना मतलब समस्या वाला शहर था। तो वहां से भी मैं निशानी के तौर पे वो पत्थर लाया। किस लिए लाया कि मैं ये दिखाना चाहता था कि हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं। अगर आप हमारे किसी देश के महापुरुष को का असम्मान करोगे, उसको ऐसे बेइज्जत करोगे, तो अगर हम चाहें तो जहां से हम पत्थर उठा के ला सकते हैं उसको तोड़ भी सकते हैं, हम भी अपमान कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो मतलब हम वैसे व्यक्ति नहीं है उस विचारधारा के कि भाई किसी जो जीवित नहीं है उसको अपमान किया जाए। फिर मैं इस जगह पर आया तो फिर वीडियो वगैरह भी बनाई मैंने, तो आप YouTube पे वो देख भी सकते हो, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो। क्या एपिसोड रहा? साथ में कोई आपके साथ ही कलीग भी थे? नहीं, उस समय नहीं था। उस समय तो मैं पहली बार अकेले गया। अच्छा, एक ड्राइवर था जो गजनी का ही देख कर आ गया। हाँ, उसको देख के आ गया, वीडियो बना लिया। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा गांव में गया कुछ दिनों के बाद। वहाँ पे मैं एज ए पाकिस्तानी गया, अपने आप को मैंने वहाँ पे एज ए पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस किया। वैसे दाढ़ी वगैरह फिर से कर लिया? हाँ, वो तो दाढ़ी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी ना, जैसे कई दिनों तक बनाई नहीं, फिर वो कटवाई नहीं बस। उसके बाद मैंने उनको कहा यार मैं मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा था तो मैं इसको रेनोवेशन कराना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बड़े सवाब का काम है। तो उन्होंने परमिशन दे दी। अब काम शुरू हुआ, 2 दिन चला, फिर बंद हो गया, बंद करा दिया उन्होंने। मैं वहां पे गया शुरू कराने के लिए दोबारा, तो मुझे पकड़ लिया और पकड़ के उनको ये हो गया कि भाई इससे पूछताछ की जाए। तो वहां पे गांव में 2 पार्टी बन गई, एक कहे भाई पूछताछ करेंगे, एक कहे भाई नहीं करने देंगे। अब मेरी जेब में हनुमान चालीसा ऊपर, मैंने कहा अगर पूछताछ हुई, तलाशी ली, तो अभी जो है यहीं पर ही पृथ्वीराज चौहान जी के बीच पास में ही दफनाएंगे मुझे भी। तो खैर ईश्वर ने मेरी रक्षा की। और फिर वो जो मेरी प्लानिंग थी कि भाई मैं वहाँ पे रेनोवेशन कराते हुए, मतलब जब खुदाई वगैरह करवा दूंगा, तो वो प्लान फेल हो गया। इससे पहले भी कुछ 1-2 प्लानिंग बनाई थी, वो भी फेल हो गई। इसके बाद भी 1-2 बनाई, वो भी फेल हो गई। मतलब 2 बार पकड़ा भी गया वो प्लानिंग के तहत ही। मतलब उन्होंने मेरे को जैसे जब रोका तो पकड़ भी लिया। तो फिर सब जगह उन्होंने ये हो गया कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये जासूस है, और भाई ये आए तो इसको पकड़ लो। तो फिर मैंने सोचा अब तो यार वहाँ जा भी नहीं सकता खुलेआम, तो अब तो चोरी ही करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने रात के समय में गया। अब रात के समय गया तो पहली बार उसमें भी सफलता नहीं मिली। एक बंदे को अपने साथ लेके गया, क्योंकि पश्तो और फारसी भाषा वहाँ चलती थी। तो मैंने कहा कोई सड़क चलता मिल गया, कुछ बात करनी है तो कुछ तो बताने के लिए होना चाहिए। वहाँ क्या हुआ, उस दिन जब गए, फर्स्ट डे जब गया, तो बर्फ पड़ने लगी, रात के समय हो रहा था। अब वो दूर से तो वो गुम्मत दिखे, जब पास जाए तो गायब हो जाए। अब 1 बार 2 बार ऐसा हो गया। अब उसमें टाइम हो गया रात के 1-1:30 बज गया, 2 बज गया, बर्फ पड़ने लगी। वो जो बंदा था मेरे साथ वो वापस जाने लगा। अब तो मैं वो उसको देखूं वो वापस जाए, वो मेरी बात माने ना। मैंने कहा भाई 1 बार और चलते हैं। कह रहा भाई अब तो सुबह होने वाली है, ये उठ जाएंगे गांव के लोग, मैं तो वापस जाऊंगा, कल आ जाएंगे। अब मैं उसको गुम्मत को देखूं, दूसरी तरफ उसको देखूं, और मेरे आंख में आंसू ही आंसू। रोने लगा मैं, एक बच्चे का नहीं होता, मेरे मन में ऐसा आने लगा यार भगवान जी मेरे क्या चाह रहे हो। इतना मतलब मैं तब तक इतनी मेहनत कर चुका था और जीवन को इतनी बार मतलब झंझट में डाल चुका था। मैं ये सोचता था तू एक डेड बॉडी है, जिंदा तो तू है ही नहीं। और वो भी हाई रिस्क वाली जगह पर थे यार। नहीं, मैं कहता हूँ कि भाई रोज वहाँ पे समझो कि उठता था तो एक नया जीवन था, क्योंकि हम हर चीज बिल्कुल डिफरेंट थी। और उस समय कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं था बिल्कुल। वहाँ पे सबसे खतरनाक समय चल रहा था, क्योंकि नाटो की और तालिबान की आपस में फाइट चल रही थी। तो ये सबसे क्लैश वाला टाइम होता है ना। आज तो वहां पर कोई भी मुंह उठाए जा सकता है, वीडियो भी बना लेते हैं लोग, है ना। और फिर वो मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, अरे यहीं आया था क्या। अरे भाई किसी भी जो जगह की जो वैल्यू होती है वो उस समय के अनुसार होती है। आज कई लोग सेल्यूलर जेल में जाते हैं और काला पानी पर जाके वीडियो बनाते हैं, ये है उसकी सेल, ये है उसकी सेल। लेकिन जब आज से 100 साल पहले जिसको काला पानी की सजा होती थी ना, तो वो वहां तक जाते जाते ही डर के मारे मर जाता था। तो हमें किसी भी चीज को सोचने बोलने से पहले ये विचार करना चाहिए कि भाई उस समय वहां पे क्या माहौल रहा होगा। मैं गया 2004 में, 20 साल पहले। तो 20 साल पहले वहाँ अलग माहौल था। अभी फिर से वहाँ मान लो ये डोनाल्ड ट्रम्प जी वहाँ पे युद्ध छेड़ दें तो फिर वो कंडीशन हो जाए, फिर जाके दिखाओ आप वहाँ पे, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, वो रात को बर्फ पड़ गई और फिर आप
उदास हो गए कि भाई अब कैसे कर अब पाएंगे? फिर मैंने कहा चल कल आएगा, उसने कहा ठीक है। वापस आ गए हम, अगले दिन उसको कहा तो वो उसने हाथ खड़े कर दिए, कह रहा मेरा दिमाग खराब है, वहां जाऊंगा, तू तो पागल आदमी है, मरने के लिए आ गया हिंदुस्तान से। तो मैंने कहा भाई दुगने पैसे ले लेना, उसको मैं पैसे ही बोल के लाया था साथ में। कह रहा भाई अगर दुगने क्या, अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए भी देगा तब भी नहीं जाऊंगा, जब जिंदा ही नहीं बचूंगा तो पैसों का क्या करूंगा। कह रहा अगर उन्होंने देख भी लिया ना तो वो ये कहेंगे भाई रात के समय तुम यहाँ कर क्या रहे हो। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आप इस समय यहाँ पे मान लीजिए जयपुर में बैठे हो, रात के 12 बजे जयपुर के किसी मोहल्ले में कोई रात के 12 बजे मंदिर का दरवाजा तोड़े और मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, तो मुझे लगता है कि जब तक पुलिस आएगी तो जो पब्लिक होगी ना उसको पीट पीट के मार देगी, बिल्कुल कर देगी ना। तो ये तो वहाँ की सिचुएशन है जहाँ इतना लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पे 15-20 मिनट में पुलिस आ जाएगी बचाने के लिए। वहां तो कोई आएगा ही नहीं। कोई नहीं आएगा। आपने ताला तोड़ के वहां खुदाई कर रहे हो या खुरपा लेके बैठे हो और पकड़ लिया तो कोई आएगा ही नहीं ना बचाने के लिए, फिर तो आपको मारेंगे ही, वहीं गाड़ेंगे। तो अगर पकड़े गए तो आपका मृत्यु निश्चित है। तो उसने मना कर दिया। फिर बड़े मुश्किल, फिर मेरा 1-2 दिन और खराब हुए, बड़े मुश्किल से एक व्यक्ति को सेट किया, फिर उसको लेकर आया। फिर हमने, क्योंकि मेरे को काफी तजुर्बा हो गया था फेल हो के, तो फिर मैंने उस दिन जो है हर चीज बिल्कुल सही समय पर होती गई। हमने रात को खुदाई करी, जो सामान वहां से लाना संभव था उसको लेकर, उनकी मिट्टी लेकर, चंद्रबरदाई जी की और पृथ्वीराज चौहान जी की, वो मिट्टी लेकर जो है वापस मैं भारत आया। अभी अस्थियां तो इतने लंबे समय में, हाँ देखो क्या है कि 800 साल हो गए, तो 800 साल में अब हो सकता है कि भाई मतलब गली गई होंगी। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि पता नहीं भाई ये जो है उनकी समाधि थी या नहीं थी या कैसे, अब गए भी नहीं गए। हाँ, लेकिन क्या है, नहीं देखो गया ये तो खैर, मतलब मेरे पासपोर्ट केस चल रहा है मेरा ना, अभी परसों ही तारीख थी, तो वो तो मेरा केस अभी तक चल रहा। भाई अगर नहीं गया तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा मुकदमा वापस कर ले गए, सरकार से ही बोल दो तुम नहीं गया था भाई, खत्म करा दो। तो वो तो मेरा पासपोर्ट एक्ट का केस चल रहा है, वो तो उस पासपोर्ट में जो है अराइवल और डिपार्चर की स्टैंप लगी हुई है, तो इसलिए वो तो आप उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अपना जो, जैसे यहाँ से जब वीजा मिला तो 14 दिन का मिला था मुंबई से, तो मैंने उसको एक्सटेंड कराया पहले काबुल से 1 महीने का, फिर उसको कंधार से ही एक्सटेंड कराया 3 महीने का। ओके। तो वो स्टैंप लगी हुई है एक्सटेंड करने की भी। रात को जब आपने कार्रवाई करी, पहुंचे अगले दिन जैसे तैसे, कितने बजे था और वो बताया? बस मैं उस दिन 9 बजे पहुंच गया वहाँ पे, और करीब 2 बजे तक हमने वो सब अपना खुदाई वगैरह वो सब काम किया, फिर वापस आए। जब आप वहाँ से पृथ्वीराज चौहान जी की वहाँ से मिट्टी एशेस लेकर आ रहे थे और फिर आपको इंडिया आना था, आप इंडिया आ गए, तो इंडिया में आप कहाँ, कौन से एयरपोर्ट पे आए और क्या प्रोसेस रहा? सबसे पहले मैं ये कोचीन जो पड़ता है जी, कोची आया, वहाँ से मुंबई, फिर वहाँ से कोलकाता। ओके। कोलकाता आने के बाद जो है, जो वहाँ से मिट्टी मैं लेकर आया था, तो उसका कुछ हिस्सा तो मैंने वहीं पे गंगा जी में प्रवाहित किया, और जो कुछ हिस्सा और जो दूसरा सामान था वो सब जो है मैंने, एक सामाजिक संगठन था तो उनके सुपुर्द कर दिया। तो उन्होंने एक स्मारक के रूप में एक चबूतरे का निर्माण किया, ये जिला मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे एक चबूतरा बनाया उसमें, वो सारा सामान उसमें रख के। उसके बाद ये वाला मिशन जब कंप्लीट हो गया तो फिर मैं बांग्लादेश चला गया। फिर मैंने सोचा यार बहादुर शाह जफर जी भी आज़ादी के हमारे थे। हाँ, बर्मा, म्यांमार गए? म्यांमार, आप दोस्त बोल गए बांग्लादेश। हाँ नहीं, पहले बांग्लादेश गया। अच्छा, बांग्लादेश से म्यांमार गया। अच्छा, फिर दोबारा से बांग्लादेश गया? हाँ। अच्छा, वहाँ से फिर म्यांमार गया? हाँ, फिर वहाँ से म्यांमार गया, बांग्लादेश से ही बहादुर शाह जफर के हाँ ऑफिस लेने। हाँ, तो फिर म्यांमार जाके मैंने देखा कि यार ये जो है इनकी जो समाधि है, मतलब जी, कब्र है, वो बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में वहाँ पे थी। तो मैंने सोचा इसको अगर मैंने छेड़छाड़ करी तो उल्टा ये खराब ही हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे तो कोई इस तरह का खुदाई वगैरह नहीं करी। और फिर मैं वापस जो है वही वापस बांग्लादेश आ गया। फिर मैंने मन बना लिया कि भाई अब मुझे फेस करना है केस को दोबारा से, तो सरेंडर करने का मन मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो फिर कोलकाता के अंदर एक तरीके से वो सरेंडर कम अरेस्टिंग है, तो एक टीवी चैनल वालों से बात करी, किसी और से भी बात करी एक सेफ रास्ता के लिए, तो फिर जो है वो वहाँ से अरेस्टिंग कम सरेंडर हुआ। फिर दिल्ली लाए, यहाँ पे दिल्ली लाने के बाद जो है, मतलब पहले जो एकदम दिल्ली आने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट से बाय एयर लेकर आए थे कोलकाता से, तो पूरा जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स बैठे थे,
तो उनमें एक थे अब करनेल सिंह जी, तो वो उस समय जॉइंट सीपी थे स्पेशल सेल के। बहुत ही मतलब डेकोरेटेड ऑफिसर हैं वो, बाद में ईडी के भी डायरेक्टर बने, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने कहा भाई शेर सिंह देखो ले आए तुम्हें, मैंने नंबर भेजा था, फ़ोन नंबर, और मिला तुम्हें? मैंने कहा हाँ सर मिला था। तो कहने लगे कि फिर बात नहीं करी तुमने? तो मैंने कहा सर अब मैं बात करता तो आप कहते भाई सरेंडर करो, और मैं नहीं कर सकता था क्योंकि तब मैं अफगानिस्तान था, तो आपको ख़राब लगता। कह रहे हाँ ख़राब तो लगता, मैं तो सरेंडर के लिए बोलता, नहीं करते तो ख़राब तो लगता। तो मैंने कहा सर इसीलिए नहीं कॉल किया। तो कहने लगे अफगानिस्तान गए थे? मैंने कहा सर हाँ गए थे। तो उनके साथ में ही जो है एसीपी थे उस समय संजीव यादव जी, वो भी बहुत ही वन ऑफ द टॉप ऑफिसर हैं हमारे पूरे देश के ही। ये बाटला हाउस जो है उन्हीं के ऊपर बनी हुई है मूवी, तो तब वो एसीपी थे स्पेशल सेल में। वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहादुर। तो संजीव सर बोले कि हाँ सर गया है, अफगानिस्तान गया था शेर सिंह, और पासपोर्ट हमारे पास रिकवर हुआ है इनके पास से। तो कहा दिखाओ भाई, पासपोर्ट लेकर आए फिर वो मेरा। तो उन्होंने पासपोर्ट देखा, उसमें अराइवल डिपार्चर देखा। फिर क्या है, मैंने वीज़ा एक्सटेंड कराया था, जैसे यहाँ से जब मिला था मुंबई कॉन्सुलेट से, तो वो 14 दिन का मिला था शुरू में। तो फिर मैंने काबुल में उसको एक्सटेंड कराया था 1 महीने का। फिर वो जब 1 महीना भी ख़त्म होने वाला था, तो फिर कंधार से मैंने एक्सटेंड कराया था 3 महीने का। तो वो सब उसमें था। तो उन्होंने कहा यार वाह, काबुल भी गए, कंधार भी गए। तो कहने लगे कि मिट्टी वगैरह वहाँ से लाए हो? मैंने कहा हाँ सर। कह रहे देश के लिए तो अच्छा काम किया तुमने। तो कहने लगे इसलिए हम तुम पे कोई भी वैसा केस नहीं लगाएंगे। कह रहे वरना एक पिस्टल तो तुम्हारे ऊपर लगनी चाहिए, इतना बड़ा नाम है, अरेस्टिंग की है, तो ऐसे ही अरेस्टिंग करके दिखाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो कह रहे लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि तुमने अच्छा काम किया देश के लिए। और फिर सबसे अच्छी बात उन्होंने कही, देखो तुम 2.5 साल फरार रहे, क्योंकि उनको तो सब पता था, वो तो सारे फ़ोन टेपिंग वगैरह सब करते थे। कहने लगे कि पहला बंदा मैंने ऐसा देखा कि 2.5 साल जिसको मौका मिला और उसने कोई क्राइम नहीं किया, मतलब कमर्शियल क्राइम नहीं करा कि भाई किसी से एक्सटॉर्शन कराओ, किसी से पैसे मांगे हो, कोई गलत काम किया हो। तो कह रहे इसलिए मैं खुश हूँ कि तुमने कोई क्राइम नहीं करा मौका मिलने पर भी। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मेरी वो हथकड़ी, जंजीर वंजीर सब उन्होंने खुलवा दी। कह रहे अब नहीं कहीं जाएगा ये। फिर बस फिर तिहाड़ जेल वापस। आपको क्या लगता है कि आपसे जाने अनजाने में अपराध हुआ, आप अपने आप को अपराधी की तरह महसूस करते हैं, या आप देशभक्त अपने आप को समझते हैं कि आपने देश के लिए कुछ गौरव का काम किया? किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए आप? देखो खुद का तो जो नज़रिया है इंसान का, उससे तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है। नज़रिया जो ज़माने का होता है, जो दुनिया का होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो खुद को तो हर इंसान सबसे अच्छा ही मानता होगा मुझे लगता है। बाकी मुझे तो लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अपने देश से प्यार करने वाला हूँ, अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने सभी लोगों से मतलब एक प्रेम भावना रखता हूँ। लेकिन जो है समाज की जो आपने बात करी, तो देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल तो ये दिया ही आपको, मैं आपको आपके राजस्थान का ही एग्जांपल देता हूँ। मैं 2016 में जब रिलीज़ हुआ फर्स्ट टाइम, तो मेरे को क्या है कि एंट्रीम बेल मिली 14 दिन के लिए। तो जब मैं 14 दिन के लिए छूट के आया, उस समय ये जो मौसम विभाग है उसके डीजी थे लक्ष्मण सिंह राठौर जी। तो राठौर साहब ने किसी के थ्रू मेरे पास मैसेज आया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनको बंगला मिला हुआ था दिल्ली के अंदर, मौसम विभाग जहाँ है वहीं पर ही बंगला था वो। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे राजस्थान के बहुत ही जो रिस्पेक्टेड लोग हैं हर कास्ट के, वो उन्होंने वहाँ पे बुलाए हुए थे। सब ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा यार बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, अफगानिस्तान गए, हमारे पूर्वज की वहाँ से मिट्टी लेकर आए। उनकी जो धर्मपत्नी जी थी, जो हमारी माँ जैसी हैं, उन्होंने कहा बेटा इसमें देवी का मंदिर था वहाँ पे उस बंगले के अंदर, उन्होंने कहा यहाँ पे आशीर्वाद लो, अब जेल नहीं जाओगे। तो मैंने आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने एक पेन दिया मुझे, कहने लगे कि यही आज से हथियार है पेन तुम्हारा, इसी से ही अब जीवन काटना है, पेन कलम से। तो लोगों का जो नज़रिया है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, और जो वाकई में ही खुद भी देशभक्त मेंटेलिटी का व्यक्ति है, वो इन चीज़ों को समझता है। वरना आपको पता है कमी निकालने वाले भी लोग कम नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि आप सबको संतुष्ट भी नहीं कर सकते। जो प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, वो भी अपने जीवन काल में सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों की ऐसी नेचर भी होती है कि कमियां निकालते हैं। अब आपको पता है कि आज
कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पता नहीं मिट्टी वहाँ से किसकी ले आया नहीं ले आया, लेकिन देखो क्या है कि सबसे मतलब वैसे तो हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें मोटी सी अगर एक देसी भाषा में बात बोलें तो भाई सबसे पहले आपका जो एक दिल होता है ना, कि आपकी जो एक दिल की भावना थी, जिसको भावना बोलते हैं, वो क्या थी। कभी कभी इंसान से मान लीजिए कोई गलत काम हो गया, लेकिन आपको लगा कि यार इसने मेरी इंसल्ट इंटेंशनली नहीं करी, है ना, तो फिर आप उससे नाराज नहीं होगे ना। तो आपको ये देखना है भाई शेर सिंह राणा की इंटेंशन क्या थी। भाई मुझे जेल में रहने के दौरान ये पता चला कि भाई हमारे महान पूर्वज की मिट्टी वहाँ पे है, उसका अपमान करते हैं। बताया देश के अखबारों ने, देश के टीवी ने, देश के बड़े बड़े लोगों ने, विदेश मंत्री ने ये बात बताई। अब तो उनकी बात सुन के 135 करोड़ में तो किसी की भावना नहीं जागी ना कि मैं वहां जाऊं। तो मान लीजिए मेरी भावना हुई कि भाई ये अपमान मैं नहीं होने दूंगा। अब मैं तो उस जगह पर गया ना, मैंने तो अपने जीवन को उतना रिस्क लिया ना। अब वहां पे वो क्या चीज थी नहीं थी भाई आप ही ने बताया ना, देश के चैनलों ने ही बताया जी, ठीक है नहीं। अब 800 साल से कहाँ थी नहीं थी हमें तो कैसे पता चलेगा, उसी माध्यम से पता चलेगा ना। तो सबसे बड़ी भावना होती है, और भावना हमारी पवित्र थी, पवित्र है। हम अपने देश से, अपने पूर्वजों से उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी भी देने के लिए हम कभी पीछे हटने वाले व्यक्ति है नहीं। शेर सिंह जी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब आपने अपने बचाव में, आपके संकट के दौर में, संघर्ष के दौर में समाज समुदाय, आपके समाज समुदाय से आपको कोई सहयोग मिला या अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ी? नहीं, देखो समाज ने साथ दिया, और स्पेशली साथ दिया पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी जब मैं अफगानिस्तान से वापस लाया, उसके बाद से समाज का बहुत सहयोग रहा हर प्रकार से। समाज के अलावा जो अन्य हमारे सामाजिक भाई हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा। जैसे तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में अगर हम जेल के जो कर्मचारी हैं और जेल में जो प्रिजनर्स हैं, वहाँ पे जो हमारे जो जाट समाज के भाई हैं उनका प्रभुत्व है। मतलब जेल के अंदर जो मुलाजिम है वो भी अधिकतर जाट समाज के लोग हैं, प्लस जो बड़े जो कर्मचारी अधिकारी हैं। हाँ, कर्मचारी अधिकारी के अलावा जो प्रिजनर्स हैं वो भी जो जाट भाई हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो उनका बड़ा साथ मुझे हमेशा मिला, बहुत ही साथ मिला, बहुत प्यार मिला, सहयोग मिला। और मजे की बात है बाहर आने के बाद भी जो मतलब जो हमारे जाट समाज के भाई हैं उनका मेरे को बड़ा सहयोग मिला। भाई पार्टी बनाई मैंने, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, सबसे पहले जो अलायंस किया हमसे वो चौटाला साहब ने किया हरियाणा के अंदर। तो मतलब जाट समाज जो है देखो एक बहादुर कौम तो है ही, और मुझे लगता है कि भाई मेरे साथ तो बड़ा उनका सहयोग रहा हमेशा, और दूसरे लोगों का भी रहा जिनकी भी ऐसी भावना है कि भाई इसने हमारे देश के लिए कुछ किया है, कुछ काम करने की कोशिश की है। तो हर समाज ने, हर जाति ने, हर धर्म ने सहयोग किया। लेकिन हमारे जाट भाइयों का मुझ पे हमेशा मतलब चाहे जेल रही हो चाहे बाहर रही हो, और आज भी बहुत सहयोग रहा। सिख भाइयों का बहुत रहा, सिख मेरे बहुत प्यार करते थे मेरे को जेल के अंदर जब मैं था। जितने भी रहे मेरे साथ जेल के अंदर, जगतार सिंह हवारा जी थे, परमजीत सिंह जी थे, दया सिंह लाहौरिया थे, अपने भुल्लर साहब थे, है ना, और बहुत सारे लोग रहे जो कि इतने मतलब बड़े नामी लोग हैं ये। तो मैं तो अगर ज़्यादा जेल में घूमता ही इनके साथ ही था, बातचीत करते थे जैसे ज़्यादा, तो सबका साथ रहा। एक बहुत भावुक क्षण आपके जीवन में आया थी, अलग ही परिस्थितियां बनी कि आप जेल में थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया जी। आपके साथ षड्यंत्र में आपके दोनों भाई भी जेल में थे, एक भाई का जेल में नाम था, यानी घर में 3 बेटे और तीनों के तीनों जेल में, और पिता का देहांत हो गया। वो बहुत एक मार्मिक क्षण था। उस बारे में आप बताएं कि कैसा, क्या स्थिति परिस्थितियां रही, क्या सूचना मिली और क्या आपको कैसे? देखिए, जब मैं तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ 2004 में, तो एस्केप होने के बाद कुछ समय के बाद मेरे फादर साहब का देहांत हो गया। तो क्या है कि हम 3 भाई हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपसे। तो जो मेरे जो सबसे छोटा भाई विजय राणा, तो वो उस जेल में था, फूलन देवी केस में पुलिस ने उसको फंसा रखा था। और जब मैं एस्केप हुआ तो जो मेरा एक भाई माता पिता के साथ था,
विक्रम सिंह, हम्म। तो उसको भी जो है एस्केपिंग वाले केस में जेल भेज दिया था। तो यानी कि दोनों भाई मेरे जेल में थे इन अलग अलग केसेस में, और मैं जेल से एस्केप था और अफगानिस्तान में था। इसी दौरान फादर साहब का देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो मतलब मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया, और बाद में मुझे पता चला कि जो मेरे दोनों भाई थे उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिली कोर्ट से, तो पैरोल वगैरह नहीं जा पाए, दी गई। कुछ भी नहीं मिल पाया, तो वो भी नहीं जा पाए। तो जो हमारा कज़न ब्रदर है उसने फादर साहब का अंतिम संस्कार किया। तो ये तो बहुत मतलब पीड़ादायक है ही कि जिसके 3 बेटे हों और वो अपने अंतिम संस्कार ना कर पाएँ अपने फादर का, तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक पूरे जीवन में तो शायद नहीं बनेगा किसी के लिए। लेकिन क्या होता है कि ये एक डेस्टिनी होती है। प्रभु श्री राम भी अपने फादर साहब का, दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, वो बड़े पुत्र थे। तो मेरे भी भाग्य में वैसा था, तो परेशानी होती है। अगर आप देश के लिए, कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं बहुत कुछ तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जेल में आपने 13 साल निकाले। 13 साल का जेल का क्या अनुभव रहा? जेल में क्या क्या शेड्यूल रहता है? सुबह उठने से लेकर रात तक का क्या शेड्यूल रहता है? जेल में किस किस तरह के लोग रहते हैं? कैसे अपराधी रहते हैं? इसको विस्तार से बताएं आप। देखिए, जेल का जो 24 घंटे का जो एक 24/7 का जो रूटीन है वो ये है कि सुबह 6 बजे जेल खुलती है। मतलब जो लॉकअप है, मान लीजिए जो बैरिक्स हैं या जो सेल हैं, वो सुबह 6 बजे खोले जाएंगे, और फिर दिन में 12 बजे वो दोबारा से बंद किए जाएंगे 3 बजे तक। 12 से 3 गिनती बंद होती है, फिर 3 बजे दोबारा खोला जाएगा सभी लोगों को, और फिर करीब 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास दोबारा से शाम को बंद कर दिया जाएगा। फिर वो सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तो ये तो है खुलने और बंद होने का प्रोसेस। फिर जो है ये, जैसे मॉर्निंग में जब 6 बजे आप खुलोगे तो वो आपको 2 ब्रेड और चाय देंगे ब्रेकफास्ट में, और हर जेल में थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब वहाँ के खान पीन के अकॉर्डिंगली चीज़ें दी जाती हैं। फिर उसके बाद 10 और 11 के आसपास जो है वो आपको लंच देंगे, और फिर शाम को 5 बजे के आसपास वो आपको डिनर देंगे। तो आप पूरा संत वाला जीवन जियोगे। शाम को सूर्यास्त से पहले जो है आप अपना रात का खाना खा लेंगे, और दिन का खाना जो है वही 11-12 बजे से पहले खा लेंगे। तो 13 साल यही रूटीन रहा। तो जेल में कहते हैं कि आप जो चाहो वो मिल जाएगा, सिगरेट, बीड़ी, जो भी नशे की चीज़ें हैं, जर्दा है, गुटखा है, क्या क्या प्रोसेस रहता है? किस हिसाब से ये मिलते हैं जेल के अंदर? देखो, ऐसा पीने वालों को तो मिल ही जाता है। जब मैं फर्स्ट डे जेल में गया तो जब 6 बजे उठा तो वो कहने लगा कि भाई, जो मेरे साथ था एक व्यक्ति पहले से ही जो बंद था वहाँ, कहने लगा कि राणा जी चाय पी लो। तो मैंने कहा चाय तो नहीं पीता भाई मैं। तो कहने लगा कि भाई साहब फिर खाना मिलेगा 11 बजे, खाली पेट रहोगे तब तक, पी लो चाय। मैंने कहा भाई मैं पीता नहीं कभी, तो मैंने लाइफ में कभी पी नहीं। तो कहने लगा कि अरे यहाँ पे जो आते हैं ना वो शुरू में यही बात करते हैं, और चाय तो छोड़ो, अभी थोड़े दिन बाद देखना यहाँ पे तो आप चरस पीते मिलोगे। मैंने कहा चलो, जब अगर ऐसा समय आया तो तब देखेंगे, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। टेंशन में क्या है कि बीड़ी सिगरेट नशा करने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा समय आएगा तो देखेंगे भाई। तो भगवान का शुक्र, तब भी कभी नहीं जीवन में, जेल में रहने के दौरान भी कभी, मतलब नशा तो बहुत दूर की बात है, चाय नहीं पी मैंने, बाहर आके भी नहीं पी। और मेरी इंटेंशन यही है भाई, चाय में भी नशा होता है, तो इसलिए कभी वो चीज़ गए नहीं हम उधर नशे की तरफ। तो ये भाई जो पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, वो सब जुगाड़ कर ही लेते हैं। जेल में स्मगलिंग चलती है, जो जेल में बंद मुलजिम है वो भी करते हैं इसमें, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जो जेल में कर्मचारी हैं भाई, वो भी पैसे कमाने के लिए जेल से बाहर से ला के दे देते हैं बीड़ी सिगरेट, और पैसे बहुत महंगे हैं, कीमत शायद बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। हाँ, कीमत बहुत ज़्यादा है भाई। आप ये देखिए, मतलब जितना एक बीड़ी मिलेगी आपको जेल में, तो आप समझिए कि उतने रुपए का तो बाहर एक पूरा बंडल भी शायद उससे सस्ता आ जाएगा। तो इतना रेशो में अंतर है। और चरस वगैरह भी, ये भी जो पीने वाले हैं पीते हैं, लाते हैं, है ना, पेट में डाल के ले आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े गुटके मुंह में निगल के और ले आते हैं, और फिर आके जो है अपना टॉयलेट के रास्ते से बाहर आ जाता है वो, या फिर उल्टी कर वॉमिटिंग करके निकाल देते हैं बाहर। जेल में वीआईपी कल्चर के बारे में थोड़ा बताएं। तो वीआईपी कल्चर का तो ये है भाई, मतलब एक लिमिटेड वो है। एक्चुअली क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो तिहाड़ जेल है
वो देश की दूसरी जेलों से थोड़ी ज़्यादा सख्त क्यों है? इसका रीज़न ये है कि वैसे तो जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, लेकिन जो जेल का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो कि डायरेक्ट मतलब जो जेल को चला रहे हैं, तो वो है डीजी प्रिजन। जो डीजी प्रिजन है उनकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय एलजी के द्वारा करती है। जो राज्य की जेल है, मान लीजिए आपके राजस्थान की जेल है, अब राजस्थान में कोई जेल मंत्री होगा तो हर दूसरे आदमी जो है अपने एमएलए के द्वारा जेल मंत्री को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि जेल मंत्रालय कोई बहुत बड़ा मंत्रालय भी नहीं है। तो वहां पर क्या है कि अप्रोच चल जाती है। अच्छा, जो वहां पे जो अधिकारी हैं वो अप्रोच को इसलिए मान भी लेते हैं कि आज मान लीजिए जयपुर जेल में कोई कर्मचारी है, अब नेताजी ने कहा कि यार इसको ऐसे ऐसे करो। अब उसको पता है कि यार अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो अगर ये मेरा ट्रांसफर यहाँ से जयपुर से बाड़मेर करा देगा तो बहुत झंझट आएगा। यहाँ जयपुर में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मजा ले रहे हैं, फालतू में वहाँ रेगिस्तान में जो है परेशानियां झेलूंगा। तो इसलिए जो है वो उससे थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। भाई तिहाड़ में आप किसी को ये कहोगे कि तेरा ट्रांसफर करा दूंगा तो क्या है, तिहाड़ है तो दिल्ली में ही ना पूरा सिस्टम। भाई तिहाड़ जो है उसमें 8 जेलें हैं, तो जेल नंबर 1 से आप जेल नंबर 4 में भेज दोगे, तो है तो उसी कंपाउंड में। ऐसे सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हुआ था, मसाज कराते हुए बैरक में रूम में लेटे हुए, एसी कूलर की हवा खाते हुए। क्या इस तरह का माहौल मिलता है? जो एक्चुअली क्या है, हर सेल के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो सीसीटीवी की वीडियो बना के वो दिखाया गया था। जेल में जो ये मालिश वगैरह जो कराने का जो वो है ना, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई जैन साहब ही करा सकते थे इसको। तो एक्चुअली क्या है, जेल के अंदर आप इसको समझ लीजिए कि जेल में 80% जो लोग हैं वो बेचारे बहुत ही साधारण और गरीब प्रिजनर हैं। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी हालत खस्ता रहती है कि उनके पास समझिए कि 1000 रुपए भी नहीं है खर्च करने के लिए। तो अब उनको भी कोई सहयोग चाहिए भाई, उनको भी तेल चाहिए, साबुन चाहिए, बाल्टी चाहिए, शैम्पू चाहिए। जो कैंटीन में ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, उनको भी खाने का मन है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो वो स्मगलिंग करें। अब वो उस लेवल पे जाना नहीं चाहते क्योंकि वो हर एक आदमी कर नहीं सकता, तो छोटे काम करते हैं। तो फिर वो क्या है, ऐसे प्रिजनर्स के लिए थोड़ी मदद करते हैं जो कि थोड़े पैसे वाले लोग हैं, जो अपने पास से 2-4 हजार रुपए उसके ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। तो फिर वो आप उससे अपने कपड़े भी धुलवा लोगे, आप जो है उससे अपने पैर भी दबवा लोगे, है ना। तो इसलिए जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेल में आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो उसकी आर्थिक सहायता कर देगा, वो उसकी वो कर देगा। तो ये सिस्टम। बैरक या बाड़ा क्या बोलते हैं, उसका अलॉटमेंट किस तरह से होता है? सेल का अलॉटमेंट? देखो, ये तो जो जेल अधिकारी हैं उनके ऊपर पैसा चलता है या अप्रोच चलती है? उसमें सारी चीजें चलती हैं। देखो, उसमें पैसे भी चलते हैं, कभी कभी उसमें अप्रोच भी चलती है, उसमें ये भी चलता है यार ये चलो बहुत पुराना है, उसमें ये भी चलता है यार इसका कंडक्ट चलो बहुत अच्छा है, उसमें ये भी चलता है यार ये वार्ड में रखेंगे इसको बड़ा परेशान करेगा 500 आदमियों को, तो इसको जो है यहाँ पे 10 आदमियों के साथ रख दो, है ना। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो जेल वाले कंसीडर करते हैं कि भाई किस बंदे को जो है सेल के अंदर रखना है, किसको बैरिक में रखना है। क्योंकि मान लीजिए कोई बैरिक में रखा, अब खुराफाती बंदा है, अब वहाँ पे बैरिक में 200 लोग हैं, पता लगा रात को 1 बजे जो है नंगा होके नाचने लगा, तो अब ऐसे खुराफाती को क्या करोगे? सेल में रखना पड़ेगा, मजबूरी है, जिससे कि अकेले रहे। अब तू नंगा होके नाच या कपड़े पहन के नाच, जो मर्जी कर, है ना। अब तो उसको तो फ्री में मिल गया सेल। और एक आदमी ऐसा है जिसको 200 आदमियों के बीच में नींद ही नहीं आ रही है, पैसे वाला आदमी है, इधर से भी खराटे की आवाज आ रही है, इधर से वो नहाया नहीं है 4 दिन से बगल वाला, तो नहाने के लिए जो बाथरूम है या टॉयलेट है वो बड़े गंदे हैं क्योंकि 200 आदमी यूज कर रहे हैं। तो वो जाएगा अफसर के पास, सर मुझे यहाँ से निकालो, सेल में करो, तो वो कहेगा हाँ कर देंगे, कुछ कर हमारा भी, कुछ हमारा भी अच्छा कर। ये लैंग्वेज है वहाँ पे, अच्छा कर मतलब वहाँ पे, हाँ तो हमारा अच्छा कर, तो उसका अच्छा होएगा तो वो उसका अच्छा कर देगा। तो सारी चीजें चलती हैं। जेल में किन किन तरह के लोग जेल में देखे जाते हैं? जेल में हर प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको मिलेगा, हर तरह की एनर्जी मिलेगी। बट अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो जेल में आपको 4 तरह के प्रिजनर्स मिलेंगे। एक होगा जो कि बेचारा दुर्भाग्य से जेल में आ गया, क्रिमिनल नहीं है, और उससे हादसे से कुछ हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब जाएगा तो जेल ही, मर गया कोई बंदा एक्सीडेंट में, या कोई और दुर्घटना वर्ष कुछ हो गया उससे। तो अब जब ऐसा बंदा जाता है जो किसी दुर्घटना के कारण चला गया गैर इरादतन, तो
वो तो ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि वो तो क्रिमिनल मेंटेलिटी का तो है नहीं। तो एक तो ये वाली वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है जो कि प्योर कमर्शियल क्रिमिनल है ना, तो वो आदतन ऑफेंडर्स हैं। तो ये जो वैरायटी है ये सोसाइटी के लिए सबसे ट्रबल मेकर है ये, और जेल वालों के लिए भी ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो जेल वालों ने वैसे तो वहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई जो पहली बार आए उनको अलग रखो, और जो रिपीटर हैं उनको रिपीटर बोलते हैं। तो जैसे ही जेल में एंट्री होती है तो वो पूछते हैं, जैसे वारंट लेंगे ना, तो वो पूछते हैं हाँ भाई पहली बार है कि पहले भी आया है। ओके, तो जो पहली बार आया है उसके लिए अलग बैरिक है, और जो रिपीटर है ना, तो उसको उन्हीं के साथ डालेंगे। तो लेकिन क्या है कि ये जो बार बार आते हैं भाई वार्ड में, तो फिर लेकिन घूमोगे ही। फिर ये लोग जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनसे कुछ पैसे पूसे, मतलब शोषण हुए, हाँ उन्हीं से, है ना। तो जो रिपीटर है, अब ये जो लोग हैं रिपीटर, एक्चुअली जो कमर्शियल क्राइम वाला व्यक्ति है, देखो कमर्शियल क्राइम क्यों करता है आदमी, उसकी आप विचार को समझो, आप उसकी मेंटेलिटी को समझो। वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं। अब पैसे वो कमाना चाहता है, एक है आप हो IAS अफसर, एक है मिनिस्टर साहब, और एक है फ्लाईओवर के नीचे सोने वाला गरीब व्यक्ति। अब तीनों के मन में आया कि भाई हम किसी तरह से नाजायज तरीके से पैसे बनाएं। तो वो उस ऑफेंडर ने, वो जो पुल के नीचे सोया हुआ है, उसने किसी का पर्स छीन लिया। किस लिए छीना? कि मेरी लाइफ थोड़ी अपग्रेड हो जाए। जो ये मैंने पैसे छीने हैं इससे मैं बढ़िया खाना खाऊंगा, ज्यादा छीन लिए हैं तो इससे मकान भी बना लूंगा। जो IAS जी हैं उन्होंने जब साइन मारे, ऐसी फाइल पर साइन मारे जो कि नाजायज थी, लेकिन क्योंकि ये साइन मारने के उनको 10 लाख 50 लाख रुपए मिल रहे थे, तो उनके मन में भी ये था कि यार मैंने साइन मारे हैं, 50 लाख आएंगे तो इससे मेरी लाइफ जो है अपग्रेड होएगी, इससे मेरा बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा। मंत्री जी ने साइन मारे तो उनको लगा कि भाई 10 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए, तो इससे मैं होटल बनाऊंगा, यानी कि मेरी आर्थिक संपन्नता होगी। सोच यही है कि मैं पैसे मेरे पास आएंगे और मैं इससे मजा लूंगा, जीवन का मजा। तो जब ये वाली बात आ जाती है मजा लूंगा, तो जब ऐसे बंदा, ऐसी सोच का बंदा जब जेल में पहुंचता है जी, तो उसको कष्ट ज्यादा होता है। वो सोचता है यार तूने पैसे तो कमाने के लिए कर रहा था तू ये सब, है ना, तो पैसे आ भी गए थे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आप पहले भी पकड़े जाओगे, तो पैसे आ भी गए थे मान लो, तो अब मज़ा नहीं ले पाऊंगा, तो फ़ायदा क्या हुआ उस पैसे का। तो फिर ऐसे लोग जो है अपने पैसे का भी यूज़ करेंगे, ताकत भी यूज़ करेंगे जेल के ऑफिसर्स के ऊपर, हर मतलब सारे हथकंडे अपनाएंगे मजा लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रबल मेकर्स है जेल वालों के लिए। तो चाहे वो आप जैन साहब की बात करो एज ए मिनिस्टर, वो भी चाहेंगे भाई मैं मजा लूँ, मेरे कोई पैर दबाए, मालिश करे, बढ़िया खाना मुझे मिले, बढ़िया तरह से मेरी मुलाकात हो, तो वो एज ए मिनिस्टर भी सोचेंगे। और चाहे वो IG साहब के रूप में रविकांत शर्मा जी हों, वो भी ऐसा सोचेंगे, है ना। और चाहे वो बेचारा एक चोर हो, और वो भी ऐसा ही सोचेगा। सोच सबकी एक है। और तीसरे तरह के वो जिनको तीसरे तरह के लोग वो हैं जो कि एक रिवेंजफुल नेचर से आए हैं। मान लीजिए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें करना है, तो अब वो उन्होंने कर दिया, है ना। और चौथे ये हैं कि भाई जैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो एक मिशन वाले लोग हैं कि भाई मान लीजिए कश्मीरी टेररिस्ट है, नक्सली है, भाई हमें ऐसा करना है। तो ये जो लोग होते हैं फिर ये शांति से जेल काटते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि यार जो हमारा उद्देश्य था वो हमने कर दिया। तो ये लोग अपना टाइम पास करते हैं कि भाई अगर पूरा नहीं हुआ उद्देश्य तो फिर सोचते हैं बाहर जाके फिर करेंगे, है ना। लेकिन जेल में अपना जो टाइम स्पेंड है वो ये मतलब ज़्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट करते, क्योंकि ये एक मिशन वाले बंदे हैं। तो इनको ये नहीं है कि भाई हमें तो मटर पनीर ही चाहिए या हमें तो मज़ा लेना है, क्योंकि जो आदमी मिशन वाला होगा तो उसकी सोच वो नहीं है ना कि भाई मैं मज़ा लेने के लिए मिशन में जा रहा हूँ, या आपके फादर की किसी ने हत्या कर दी, अब आप बदला लेने के लिए जा रहे हो, तो ये तो विचार है नहीं कि भाई मैं मज़ा लेने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जो आदमी डकैती मार रहा है, जो आदमी चोरी कर रहा है, जो आदमी साइन मार के जो रिश्वत ले रहा है, तो वो तो सब मजा करने के लिए क्राइम कर रहे हैं ना, है ना। तो वो जो वैरायटी है वो समाज के लिए, जेल वालों के लिए, सबके लिए वो ट्रबल मेकर्स है। बाकी ये जो 3 है, इनकी जो संख्या है जेल के अंदर, टोटल जेल की संख्या से दिल्ली जैसी जेल में, क्योंकि दिल्ली में कमर्शियल क्राइम ज़्यादा है, राज्यों के अंदर थोड़ा कम होता है, क्योंकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है,
जैसे जेब कतरे होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बोल सकता हूँ। हाँ, मतलब दिल्ली के अंदर कमर्शियल क्राइम थोड़ा ज़्यादा होता है भाई। यहाँ पे जैसे छोटे शहरों में किसकी जेब काटोगे, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वो तो बड़े शहरों में जहाँ पे मतलब मेट्रो में धड़ाधड़ लोग घुसे हुए हैं, बसों के अंदर धड़ाधड़ घुसे हुए हैं, तो ये सब काम यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ पर इनकी तिहाड़ में इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। आपकी एक किताब है जेल डायरी, बिल्कुल। उसके बारे में बताएं। देखो, जेल डायरी, जब मैं अफगानिस्तान से वापस आया तो एक दिन मेरे से लिएंडर पेस जी मिलने के लिए आए। ये उसका भी आंसर है जो आप पूछ रहे थे ना भाई, लोगों की सोच कैसे बदलती है। तो किसी ने लिएंडर सर को बताया कि भाई ऐसा भी एक व्यक्ति है जो तिहाड़ तोड़ के और अफगानिस्तान तक चला गया। वो तिहाड़ में मिलने आए आपसे? हाँ, वो मेरे से मतलब लॉकअप में मिले थे, बट स्पेशली आए मिलने के लिए। तो वो मुझसे मिले तो वो कहने लगे कि उनके उस समय मैनेजर थे, सिद्धार्थ थे शायद, सिड बोलते थे उनको, वो भी उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि भाई हमें बताया कि आप अफगानिस्तान गए और ऐसे ऐसे किया। तो मैंने कहा हाँ सर। तो कहने लगे कि ये कहीं पे लिखो इसको। लिखा है कहीं पर? मतलब आपने कोई इसको राइटिंग में लिखा कहीं पर? तो मैंने कहा कि लिखा तो नहीं है। तो कह रहे कि बुक लिखो। तो मैंने कहा कि बुक तो लिख दूंगा। कह रहे लिख दोगे? मैंने कहा लिख तो दूंगा, लेकिन उसको पब्लिश कौन करेगा? तो कहने लगे अरे पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश की टेंशन मत लो, लिख दोगे तो लिखो। तो मैंने कहा, कहने लगे मैं कराऊंगा पब्लिश। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस से वो बुक मेरी पब्लिश्ड हुई, जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक, और वो बेस्ट सेलर भी बनी। लेकिन उसके पीछे जो श्रेय है वो लिएंडर पेस सर का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, क्योंकि उनकी फ्रेंड थी यहाँ पे हार्पर कॉलिंस की, वो हेड थी, नॉर्थ इंडिया हेड, कार्तिका मैडम। तो कार्तिका मैडम फिर मुझसे मिली नेक्स्ट डे, और तो उन्होंने कहा कि आप लिख लो, तो अगर कुछ उसमें एडिटिंग होगी तो हम लोग कर लेंगे, तो आपको जो समझ में आ रहा है आप लिखो। लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से लिखी गई, उसमें एडिशन उसकी एडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कोई। तो फिर वो बेस्ट सेलर भी बनी बुक। पप्पू यादव जेल में थे, बहुत जिम करना, कसरत करना, मोबाइल यूज करना, कैसे जेल काटी उन्होंने? पप्पू यादव जी मस्त आदमी है, और थोड़ा मतलब जैसे हंसमुख इंसान होते हैं ना, तो उस नेचर के व्यक्ति हैं। तो मुझे याद है पप्पू यादव जी मुझे जेल नंबर 3 में मिले। तो जब मिले तो वो उन्होंने अपने 3-4 सेल लिए हुए थे अपने ब्लॉक में। वैसे तो एक सेल भी किसी को बड़ी मुश्किल से मिलता है, या एक सेल में मिलेगा तो फिर उसमें 4-4, 5-5 लोगों को डालेंगे। तो उन्होंने 3 सेल लिए हुए थे अपने अकेले के लिए। 3 क्या 4 थे। एक में तो वो सोते थे, एक में उन्होंने जो है अपना ये डाइनिंग सिस्टम बना रखा था, खाना पीना उसमें रखते थे और खाते थे। एक में उन्होंने जिम बनाया हुआ था, और एक में उन्होंने जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, ये डोल, ये ड्रम वगैरह नहीं होते। तो मुझे ले गए वो अपने में, जहाँ पे म्यूजिकल सिस्टम रखा था। कहने लगे कि आ जाओ आपको ड्रम बजा के दिखाता हूँ। मतलब इतने फैटी हैं फिर भी इतनी फुर्ती है, तो इतना ड्रम बजाने लगे। मेरे को मतलब मैं सोचने लगा यार, मतलब बहुत बढ़िया बजा रहे थे, जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि यूं ही पीट रहे हो, या तो उन्होंने सीखा हुआ होगा। तो उन्होंने अपना टाइम जो है वो एक अच्छी तरह से स्पेंड किया। और क्या है कि इसके पीछे डेली जो है 200-300 लोगों का खाना बनवाते थे। तो क्या है कि उस समय एक कश्मीरी था जो कि मतलब डबल एजेंट था, इंडिया और पाकिस्तान का। ओके। तो दुबई रहता था वो। तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता था वो। तो वो उसको पप्पू यादव जी ने कैच कर लिया। वो कैच हो भी गया खुद, क्योंकि उसको भी ज़रूरत थी। उससे डायरेक्ट पैसे लेते हुए थोड़ा ऑफिसर्स वगैरह डरते थे, और उसकी हेल्प करते हुए भी डरते थे, क्योंकि हमारे जो एजेंसी है रॉ, उसकी थोड़ी निगाह थी उस पर। उन्होंने उसको अरेस्ट भी कराया था। पैसे वो खर्च करता था भाई, जिम के लिए पैसे चाहिए, या मान लो किसी भी चीज़ के लिए, या रोज़ मान लो 100 लोगों का खाना बन रहा, तो पप्पू यादव जी मजा कराते थे, खर्चा वो करता था। तो उनका अच्छा मतलब अच्छे से उन्होंने जेल स्पेंड। आपने भी रॉ का नाम लिया, इससे एक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लकी बिस्ट, जो अपने आप को रॉ एजेंट बताते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बताएं। देखो क्या है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं रहा RTI डालने, और उन्होंने मेरे को क्रिमिनल साबित भी कर दिया कि भाई जेल में था, क्रिमिनल है। तो देखो क्या है कि वैसे तो मैं ज़्यादा उनके बारे में क्या डिस्कशन करूं,
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका नाम लेके लोग फेम पाने हैं। जबकि मुझे लगता है कि वो शायद तब निकर पहन के घूमते होंगे जब मेरा आज तक पर एक आधे घंटे का इंटरव्यू आया था सन 2005 में, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के नाम के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर ने हमसे ऐसे कार्य कराए हैं कि खुद ही वो बहुत ही मतलब उसकी वो है नेम फेम है। बट क्या है कि पहली बात तो मैं बता दूं कि जेल में जो आरटीआई है वो इस पॉइंट पर लागू नहीं हो। अगर आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि आप 10 रुपए ही तो लगते हैं, 50 रुपए लगेंगे, एक आरटीआई डाल के देख लो, तो उसका जवाब क्या आएगा मैं अभी बता देता हूं। उसका जवाब आएगा कि फला फला अंडर सेक्शन के तहत हमारे जेल विभाग को छूट है और ये जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, कि कौन प्रिजनर कहाँ पे रखा गया है और किस समय रखा गया है, तो जेल विभाग को छूट है। तो वो भाई ये बोल रहे थे कि भाई आरटीआई डाल लो, 1 मिनट में पता चल जाता है। तो वो रॉ के इतने बड़े एजेंट रहे, लेकिन उनको इतनी मामूली सी भी जानकारी नहीं है। तो दुर्भाग्य है कि इतने मतलब रॉ के ऑफिसर होने के बाद इतनी बात तो पता ही होनी चाहिए। तो बड़ी अंडरस्टूड बात है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आरटीआई से छूट मिली हुई है, जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ है। दूसरा, क्रिमिनल क्यों कहा कि भाई मैं जेल में था, जब मैं जेल से बाहर था तो मैं भी एक अच्छा साधारण इंसान था। क्रिमिनल तो कोई उनके लिए भी कह सकता है, 2 मर्डर में शायद वो भी जल गए। मैं वही कह रहा हूँ, तो भाई वो भी तो जेल में ही थे। और इसमें एक बात है कि देखो, उनके ऊपर जो मर्डर केस लगा वो लगा सुपारी किलिंग का। मेरे ऊपर जो मर्डर केस लगा वो लगा कि भाई ये भावुकता में आके जाति की इंसल्ट का बदला लेने के लिए, मतलब मेरी जो लाइन दी पुलिस ने, जो आरोप लगे भाई किया या नहीं किया वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मेरे ऊपर ये लाइन लगी कि भाई इसने भावुकता में अपने समाज के लिए ऐसे किया। उनके ऊपर लगा कि भाई उन्होंने जो है एक मतलब पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करी। आपको बता दूं, इस धरती पर सबसे जो नाजायज क्राइम है, जो सबसे मतलब जो सबसे खराब आदमी जिस क्राइम को करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। क्योंकि जब आप डकैती भी मारते हो ना, तो आपकी इंटेंशन होती है पैसे छीनने की, लेकिन हादसे में बंदा मर जाता है। जब आप किसी का रेप और मर्डर जब होता है ना, तो इंटेंशन होती है रेप करने की, लेकिन उसमें मर्डर हो जाता है। लेकिन जिसकी इंटेंशन ही ये हो कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे और अब मैं गोली मारूंगा, तो आप सोच लो कि हत्या करने के लिए जो आदमी पैसे ले रहा हो, अब किया नहीं किया या हमने किया नहीं किया ये तो ईश्वर जानता है, न्यायालय डिसाइड करेगा। हाँ, ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन पुलिस ने केस तो यही बनाया। तो क्रिमिनल तो जो आदमी जेल में आ गया है, किसी को भी आप बोल सकते हो, है ना। अब वो है या नहीं है वो तो उस ऊपर वाला ही जानता है। दूसरा, मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे वो खुद ये बताते हैं कि वो जब 10th क्लास उन्होंने पास करी तो वो भर्ती हुए। तो हम सबको पता है, जिसको भी नॉलेज है, कि भाई 10th क्लास के बाद जो नौकरी लगती है वो एक सिपाही की नौकरी लगती है। तो यानी कि वो सिपाही के रूप में आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्स में वो भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद डेपोटेशन पे एनएसजी में गए, 3 साल के लिए जा सकते हैं। हाँ, एनएसजी में आप जा सकते हो। तो आप एनएसजी में आप क्या, डायरेक्ट तो कोई भर्ती होता नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी से ही जाते हैं। यानी कि अगर आप एनएसजी की वर्दी पहन के खड़े हो तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हुए होंगे, फोर्स से जुड़े हुए हुआ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप रॉ में भर्ती होने के बाद जो है वो एनएसजी में नहीं जा सकते। एनएसजी में आप थे तो यानी कि वहीं से गए। अब कहने का मतलब ये भी है कि जो उनके हम वेल विशर हैं, देखो हम भी उनके वेल विशर हैं। एक्चुअली उनको मेरी बात जो पेन करी वो ये करी कि मैंने बोल दिया कि भाई उनको जेल में किसी ने कुछ बोल दिया तो उनके आँख से आंसू आ गए। हाँ, तो क्या है कि उन्होंने उसको कैसे लिया कि डर गए। ये डरना नहीं होता। ये अगर किसी के आँख से आंसू आ गया है तो इसका मतलब नहीं है कि वो डर गया है, और मेरी वो इंटेंशन भी नहीं थी। मैं क्यों किसी के लिए ऐसे बोलूँगा। मैं फिल्में देखता हूँ ना, घर में फिल्म देखता हूँ तो मेरे आँख से आंसू आने लगा। भावुकता भी हो सकती है बहुत सारी और भी। और फिर दूसरी बात है, जैसे कई लोग, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि वो तो मतलब कमांडो थे, 5 सेकंड में मार देते और ऐसे कर देते। पहले आप जेल के उसको समझो। मार कोई भी किसी को सकता है,
लेकिन जो उसके बाद की जो चीजें होती हैं उसको कोई कोई ही संभाल सकता है। ये बीच किसी को मार देते तो जो 10 साल आगे जेल काटनी पड़ती, क्या उसके लिए तैयार थे? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपको किसी ने कुछ बोल दिया जेल में, आपको किसी ने धक्का दे दिया, और ऐसा बंदा है धक्का देने वाला जो कि छूटने वाला है नहीं जेल से, उसको तो 20 साल रहना है जेल में, 25 साल रहना है। हाई सिक्योरिटी वार्ड में तो ऐसे ही लोग हैं, 20-20 साल से बंद है। अब उसने आपको कुछ कह दिया, भले ही आप उसका कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने अगर कुछ कर दिया तो जो करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी, क्या उसको झेल लोगे? आपका मन तो कर रहा है कि तुरंत जेल से छूट जाऊं, तो आप क्योंकि आप किसी को भी अगर मार देंगे, चाहे वो कितना भी हार्ड क्रिमिनल हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, तो आपके ऊपर 302 का मुकदमा लग के केस तो चलेगा ही ना, तो आपको वो पूरा झेलना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं बोल सकते ना जी ये तो अफजल गुरु था जी, कल आप इसको फांसी देने वाले थे और मैंने तो इसको आज ही मार दिया। तो उसमें क्या है कि मैं तो उनके जो वेल विशर हैं, जी जी हम भी हैं, हम तो ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति जी वो अपने मुंह से बोलते हैं कि भाई उन्होंने 100 से ज्यादा हेड शूट करे देश के लिए, देश विरोधी लोगों का। तो आप मुझे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि इतना मतलब महान व्यक्तित्व जिसने देश के लिए 100 से ज्यादा देश विरोधी लोगों को किलिंग किया हो, तो ऐसा क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी कि उनकी, जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, वो कहते हैं झूठे केस में अरेस्ट किया, तो एजेंसी ने उनको नहीं बचाया जो एक देश का एसेट था। अरे भाई देश का जो एसेट होगा, जो एजेंसी के लिए इतना कीमती व्यक्ति होगा, तो वो तो अगर सच में भी कहीं फंस रहा हो इसके देश में तो बचा ही सकता। हाँ अपने, अरे बचाते हैं। अगर मान लीजिए एजेंसी पुलिस ऑफिसर को कुछ बोल देगी तो पुलिस ऑफिसर की हिम्मत है कि उनकी बात को डिनाई कर दें। और अगर मान लीजिए मैं उनको, तो मतलब आप झूठे केस में फंस रहा है कोई व्यक्ति और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो या तो इसके दो कारण है भाई, या तो आपने यानी कि एजेंसी ने समझा कि भाई आप हमारे किसी काम के नहीं हो, या फिर एजेंसी ने समझा कि भाई इसने सच में ही कुछ किया है, तो अब ये इसने किया है तो ये भुगतेगा, है ना। तो ये दूसरा, तो अगर मान लीजिए एजेंसी ने उनका साथ नहीं दिया, तो इससे भी हमारे देश की इमेज खराब हो रही है कि भाई एजेंसी ने उनको क्यों नहीं बचाया। अगर वो इतने लोगों का उन्होंने हेड शूट किया हुआ है 5-5 सेकंड में। दूसरा, मेरे को ये आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो है सिपाही से भर्ती हुए, उनको कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिला, कोई रिवार्ड नहीं दिया सरकार ने, तो हमें उनके रिवार्ड के लिए भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई एक व्यक्ति ने इतना काम देश के लिए किया है। देखो, जो सीक्रेट एजेंसी में भी जो काम करते हैं, मान लीजिए आप RANW में भी काम करते हो, भले ही आपके काम को उजागर नहीं किया जाएगा, आज भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे, आज भी पाकिस्तान में कुछ टेररिस्टों को शूट कर रहे हैं, तो मुझे और आपको नहीं पता कि किसने किया, लेकिन जो एजेंसी है जिसने पूरा जो सिस्टम चलाया होगा, उनको ऑफिसर्स को तो पता है ना। तो जब ऑफिसर्स को पता है, जब वो शूट करके पाकिस्तान में वापस आएगा तो उसको शाबाशी देंगे ना। भाई अपने मन से तो कोई जा नहीं रहा कि मैं वहां चला जाऊं और जाके शूट कराऊं किसी को। जब आप सरकारी कर्मचारी हो, जब नौकरी कर रहे हो, तो ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा, सरकारी पैसे देंगे, सरकारी हथियार भी मिलेगा, मतलब सरकारी हथियार ना मिले भले ही वो गैर सरकारी हो, मिलेगा तो उन्हीं की तरफ से ही। तो अब आपने जब एक काम किया, 2 काम किया, 4 काम किया, आपके ऑफिसर्स को तो सब पता है ना। अगर तो वो आपको किसी ना किसी प्रकार से रिवार्ड तो करेंगे। भाई आज अजीत डोवाल जी हैं, अजीत डोवाल जी ने IB में सर्विस की, पाकिस्तान में गुड वर्क किया, तो आज उनको NS से बना दिया ना। मेरे ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स जानने वाले हैं जो कि बहुत ही जूनियर ऑफिसर्स हैं, मतलब सिपाही भी हैं उनमें, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग करी एजेंसी के लिए भी, देश के लिए। तो रिटायर होने के बाद, नौकरी से रिटायर होने के बाद भी उनको जो है 1-1, 2-2 साल के लिए उन्होंने कहीं कहीं पर नियुक्त किया हुआ है। तो अगर कोई आदमी देश के लिए इतना अच्छा काम हमारे किया है, तो मैं अपने देश की एजेंसी से भी ये डिमांड करूंगा कि लक्की भाई को उनकी जो इज्जत है वो मिलनी चाहिए। 100 किलिंग कम नहीं होती, एक किलिंग करते हैं ना। अगर आपने एक कश्मीरी टेररिस्ट को मारा ना, चाहे आप आर्मी ऑफिसर हो, चाहे आप उसमें अगर रॉ का भी मान लीजिए कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, एजेंसी का तो रहेगा ही, इन्फॉर्मेशन तो वही देंगे। तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। किसी को जो है आप वीर चक्र दे रहे हो, किसी को कीर्ति चक्र दे रहे हो। तो भाई आपने आर्मी में थे, आप पैरामिलिट्री फोर्स में थे, आप जिसमें भी थे, तो आपको अगर मूल कैडर में जब वापस आए तो किसी तरीके से तो आपको वो कर सकते थे ना। अब मेरा केस था, मेरे केस में जब मेरी अरेस्टिंग हुई तो उसमें कुछ लोग मेरी अरेस्टिंग
में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन मिला, वो दूसरी जगह थे, है ना। तो क्यों मिला? क्योंकि जो ऑफिसर है वो कैसे करेगा कि मान लीजिए इस बार आपको प्रमोशन कर दिया आपके किसी वर्क की वजह से जो आपने पहले किया होगा, इस बार किसी दूसरे को कर दिया। तो अब मान लीजिए आपने डेपुटेशन पे ही, आप आर्मी से डेपुटेशन पे जाते हैं रॉ में, या फिर डायरेक्ट नियुक्ति भी है। तो ये केस डायरेक्ट नियुक्ति का तो है नहीं, क्योंकि वो एनएसजी में भी थे। इट मीन्स कि वो डेपुटेशन पे थे, वहां पे किसी भी एजेंसी में थे डेपुटेशन पे। तो जब आप डेपुटेशन पे थे, चलो वहां पे आपको रिवार्ड नहीं दिया, तो जब आप अपने मूल कैडर में आ गए, चाहे वो आर्मी हो चाहे पहला मिलिट्री फोर्स, तो वहां पर आपको किसी तरीके से वो प्रोत्साहित कर सकती थी सरकार, और करना चाहिए था, क्योंकि ऑफिसर्स को तो सब पता है ना कि किसने क्या किया है। तो ये देश के लिए अच्छी मैसेज नहीं है कि वो एक तरफ जब ये बोलेंगे कि मैंने 100 से ज्यादा देश के लिए देश विरोधी लोगों को मारा, और दूसरी तरफ वो ये कहेंगे कि भाई मुझे पुलिस ने झूठा केस फंसा दिया। तो देश में, हमारे देश की क्या इमेज बन रही कि इतने बड़े देशभक्त को जो 100 से ज्यादा लोगों को मार रहा है, हमारे देश की पुलिस उसको झूठे केस में फंसा देती है। तो इससे देश की इमेज हमारे खराब हो रही है। तो या तो एजेंसी को क्लियर करना चाहिए कि भाई इन्होंने कुछ किया है तो हमने क्यों नहीं इनको बचाया, है ना। तो ये चीज मतलब मेरा ये कहना है। और जैसे भी हैं अपने भाई हैं, मेरे मन में उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, एक सोल्जर के रूप में तो अपना वर्क किया ही है। तो एक देश के लिए उन्होंने, सिपाही के रूप में जब वो भर्ती हुए, तो भाई एक भावना तो थी, चलो मैं एज ए सोल्जर काम करूँगा। तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और जेल में साथ में रहे या नहीं रहे, देखो जेल में एक से एक लोग हमारे साथ में रहे हैं, चाहे वो इंडिया का कोई भी टॉप टेररिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, डॉन हो, साधारण लोग हो, सब लोग रहे हैं। हम खुद जो है, कौन कौन लोग रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं, नाम बता दें। ऐसा कोई भी टेररिस्ट नहीं है जो 2001 से 2016 तक मैं रहा जेल में, जो कि मेरे से ना मुलाकात हुई हो, क्योंकि मैं हाई सिक्योरिटी वार्ड में रहा तिहाड़ के। तो उसमें सिस्टम क्या है, अबू सलेम तिहाड़ में रहे थे? अबू सलेम भी मिला है मुझे। अबू सलेम जो है, क्या होता है, मुंबई से जब दिल्ली तारीख पर आते थे, तो वो 2 दिन 3 दिन की मान लीजिए लगातार डेट्स हैं, तो फिर तिहाड़ जेल में भेजा जाता था। तो एक दिन लॉकअप में 30,000 ही लॉकअप की बात है, तो उनको अलग रखा जाता था। तो क्योंकि मेरा भी हाई प्रोफाइल केस था, तो मेरे को भी उसी में रख दिया। तो मैं था, और एक दिल्ली के एक बड़े डॉन थे, कृष्ण पहलवान जी, वो भी थे हमारे साथ। तो 3 लोग थे हम। तो मैं और पहलवान जी जो है खाना खाने लगे, पहलवान जी के घर से खाना आया, तो हम लोग खाना खाने लगे। तो वो मैंने बोला कि भाई इनको भी बुला लेते हैं, तो कह रहे हाँ बुला लो। तो वो पहलवान जी बोले बड़े मरोड़ में घूम रहा है ये, रहने दो राणा जी। मैंने कहा नहीं भाई साहब, खाना तो सबको पूछना चाहिए। तो कह रहे आप ही बुलाओ, मैं तो बोलूँगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सलीम भाई आ जाओ, खाना खा लो आप। वो आया, तो उसको पुलिस वाले ने मेरे सामने ही जो है वो 2 ब्रेड जो है उसमें वो सलाद वलाद लगा जो है, तो वो ला के दिया। पर पुलिस वाले तो वैसा ही ला के देंगे। तो वो उसने देखा भाई अब पहलवान जी के घर से तो वैसा जो अपने जाट भाइयों का खान पीन है, देसी खाना बिल्कुल वैसा आया हुआ था, बढ़िया मक्खन पर। हाँ मक्खन और ये सब चीज़। खैर वो खाने लगे। खाने खाते खाते वो बोले कि मेरा एक यहाँ गवाह है दिल्ली का, जिसने उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कराया था, जिस केस में वो उनको विदेश से लाया गया, उसी केस में लाया गया था। कहने लगे कि ये मैनेज नहीं हो सकता क्या। वो पहलवान जी बोले अरे भाई आप इतने बड़े डॉन हो, आप नहीं मैनेज करोगे। तो कह रहे मतलब हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। खैर फिर वो उसको ले गए पुलिस वाले पेश करने के लिए। पहलवान जी मेरे से बोले कि ये इतना बड़ा डॉन बना फिर रहा, इससे एक बंदा नहीं, अपना गवाह नहीं सेट हो। तो इससे तो मतलब कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी, ये निर्भया कांड वाले भी जिन ने निर्दयता की थी, उस रेप के बाद हत्या कर दी थी, वो लोग भी वहीं तिहाड़ में थे। हाँ वो थे। वो जो है जिसने आत्महत्या जिसका बताते हैं कर ली थी, तो उस समय मैं उसी जेल में था, इस रिस्क में। वो था वार्ड में। तो अब पता नहीं हत्या है कि, वैसे तो जो मेरी जानकारी में है वो यही है कि उसको शायद मार दिया, और फिर बाद में दूसरे लोगों को फांसी हो गई थी। छोटा राजन भी रहे तिहाड़ में? छोटा राजन मेरे बाद आए। हाँ, लेकिन जिस जगह पर उनको रखा हुआ है उस जगह पर मैं रहा हूँ। जेल नंबर 2 की हाई सिक्योरिटी वार्ड है, तो वहाँ पे मैं कई बार रहा हूँ, मतलब क्योंकि 2-2 महीने में ट्रांसफर होता था ना। तो जैसे 1 नंबर से 2 नंबर जेल में गए, फिर 2 से 4 में गए, फिर घूम के फिर 2 नंबर जेल में आ गए। तो हम तो सारी जेलों के अंदर घुमाते रहते। अफजल गुरु के साथ आपने बहुत टाइम बिताया,
उनके बारे में कुछ चीज़ें साझा कर- अफजल गुरु भी काफ़ी समय अलग अलग जेलों में रहे हम्म। और अफजल गुरु को जिस दिन फांसी हुई उस दिन भी वो मेरे साथ ही थे, मतलब वहीं उसी जेल में। बल्कि अफजल गुरु से रिलेटेड आपको मज़ेदार घटना बताऊं, क्या हुआ कि अफजल गुरु को जब फांसी देने की चर्चा चल रही थी तो बार बार न्यूज़पेपर्स में आ रहा था भाई जल्लाद नहीं है, मतलब देश में जल्लाद अब है नहीं, क्योंकि जो पहले जल्लाद थे फांसी देने वाले उनकी शायद मृत्यु हो चुकी थी। कोई मेरठ का था जल्लाद, उसकी भी वो भी अवेलेबल नहीं था, तो इनके पास कोई जल्लाद नहीं था। तो मैंने एक लेटर लिखा डीजी प्रिजन को कि भाई अगर कोई जल्लाद नहीं मिल रहा है तो मैं फांसी देने के लिए तैयार हूँ अफजल गुरु को। तो प्रिजनर को तो उन्होंने अलाउड तो नहीं किया, लेकिन क्या हुआ कि वो बात लीक हो गई और वो न्यूज़पेपर में छप गई। अमर उजाला अखबार में वो मुझे याद है वो न्यूज़ आ गई कि भाई शेर सिंह राणा ने कहा अफजल को मैं फांसी देने के लिए तैयार हूँ। अब क्या हुआ कि उसकी अखबार की वो कटिंग किसी ने लाके जो है वो जो कश्मीरी टेररिस्ट थे वहाँ पे हमारे साथ में उनको लाकर दे दी। तो अफजल भी वहीं पर ही था, तो लाकर दे दी। तो वो सारे कश्मीरी इकट्ठा हो गए, मेरे पास आए, कहने लगे राणा जी ये क्या है। तो मैंने कहा क्या है, तो कह रहे पढ़ो आप। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा हाँ तो बताओ। तो कहने लगे कि ये तो बात ठीक नहीं है, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ घूमते हैं, आप हमें इतनी मतलब इज्जत से बात करते हो, हम भी आपको इतनी इज्जत देते हैं, तो आप कह रहे हो भाई अफजल को आप फांसी दे दोगे जल्लाद के रूप में। तो मैंने कहा देखो भाई हम आपसे इज्जत से बात करेंगे, साथ में घूमेंगे, लेकिन जो बात विचारधारा की है उससे तो मैं कभी आपकी सहमत नहीं हो सकता। भाई आपकी विचारधारा है कि भाई कश्मीर अलग हो जाए, मेरी है कि अलग नहीं होने देंगे, हमारे देश का अभिन्न अंग है। तो आपकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है। आपकी विचारधारा है कि भाई हम यहाँ के देश के सैनिकों को टेररिसाइज करें, मार दें। मेरी है कि भाई अगर हमारे सैनिक को कोई छुएगा तो वो हमारा दुश्मन है। तो मैंने कहा कि देखो इनके ऊपर जो आरोप है भाई वो है पार्लियामेंट अटैक का, तो हमारे आपस में बातचीत करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन विचारधारा तो नहीं मिलेगी। अब कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, कोई नहीं मिल रहा तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा लेकिन आप इसको उस वे में मत लो, ऐसा थोड़ी ना भाई जेल से छूटने के बाद जो है मैं आपके विचारधारा की वो थोड़ी ना कर दूंगा कोई तरफदार। तो फिर समझ गए वो, मतलब देखो जेल के अंदर जब आप आपस में रहते हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे को रिगार्ड देता है। जैसे अफजल है तो हम उसको अफजल भाई बोलेंगे, वो हमें राणा जी बोलेगा, है ना। तो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन आपस में बातचीत का रिस्पेक्ट तो एक देखो कोई भी जो संस्कारी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो देगा ही। अब कोई सड़क छाप तो है नहीं कि तू तड़ाक करके बात करेंगे। तो आपस में सब एक दूसरे को इज्जत से ही बात करते हैं, लेकिन सबकी अपनी विचारधारा है। कश्मीरी की अपनी है, जो टेररिस्ट मेंटलिटी का है, नक्सली की अपनी है ना, और हमारी अपनी थी। मेरे को तो सब लोग ये बोलते थे ये तो आरएसएस का बंदा है। तो वहाँ पे खूब बहस होती थी आपस में ना, किसी टॉपिक पर रोज बैठ जाया करते थे। अफजल को जिस दिन फांसी दी तो सुबह 6 बजे जो है वो आए, जो 6 पौने 6 बज रहे थे करीब। तो उनको अंदाजा नहीं था कि भाई आज फांसी दी जाएगी। जब जेल का जिस लॉकअप में वो थे, मतलब जिस सेल में थे, उसमें 1-2 दिन पहले मैं उसी में था। तो उन्होंने मेरे को कर दिया आगे। उन्होंने कहा कि इसको चेंज करते रहते हैं ना, सेल भी चेंज करते रहते हैं, तो उनको आगे कर दिया 1 नंबर सेल में। तो सुबह जब खोला तो लोगों ने सोचा तलाशी आई हुई है, लेकिन उनको निकाला और फिर किसी दूसरे को खोला ही नहीं। लोग समझ गए भाई कुछ गड़बड़ है, क्यों नहीं खोल रहे, सिर्फ इनको खोला। तो जब वो खोल के बाहर की तरफ गए तो उधर से मतलब आवाज आई, क्योंकि फिर वहां से उधर का हिस्सा हमें दिख नहीं रहा था, बस आवाज आई। अफजल ने बोला कि भाई एक क्या है कि एक डीजी ऑफिस से भी वहाँ पे जो सुनील गुप्ता जी हैं तो वो आए हुए थे। अब क्या है, जो सुनील गुप्ता जी हैं उनका जेल के जो डे टू डे वर्क है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो उन्होंने उनको देखा तो वो समझ गए कि भाई कुछ अलग बात है, क्योंकि डीजी ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर कैसे आ गए, क्या आ गया क्या, उन्होंने तो इतना ही बोला क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा हाँ ब्लैक वारंट आ गया है ना, कुछ ऐसे उन्होंने बोला। तो बस उसके बाद फिर जो है जो भी मतलब प्रक्रिया है, फिर उसके बाद का जो मेरे को तो जो वहाँ थे स्टाफ के कुछ लोग, तो उन्होंने बताया कि भाई उनको कहा कि भाई कोई इच्छा है तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन पे बात करनी है घर वालों से। तो इन्होंने कहा कि भाई फ़ोन पे तो नहीं बात करा सकते,
क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है, आप लेटर लिख सकते हो। तो लेटर लिखा इन्होंने, फिर इन्होंने कहा कि चाय पीने का मन है, तो फिर इन्होंने चाय मंगवाई सुबह, सबने बैठकर फिर साथ में चाय पी। चाय पीने के बाद जो है फिर गर्म पानी दिया नहाने के लिए, क्योंकि पहले तो नमाज ही पढ़वाई, खैर सबसे पहले, क्योंकि नमाज का टाइम था उस समय उनका, तो नमाज पढ़वाई। फिर दोबारा से भी कुछ और पढ़ते होंगे, तो वो भी कुछ, क्योंकि नमाज तो थोड़ी देर की होती है। फिर जब ये सब प्रक्रिया होगी तो उन्होंने कहा कि भाई नहा धो के जो आपको करना है, नाम लेना है ऊपर वाले का जैसे भी, तो आप ले लो। फिर उसके बाद जो है फांसी दिया, और वहीं पर ही जो है मकबूल भट्ट की कब्र थी, तो वहीं पर ही उनको दफना दिया जेल परिसर में ही। हाँ, वहीं फांसी कोठी के बस। एक महत्वपूर्ण सवाल और एक बहुत अच्छा सवाल आपके लिए भी, बहुत एक खुशी का पल, कि आपके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है आपके, उसका नाम भी शायद शेर सिंह राणा है और विद्युत जामवाल उसमें हीरो हैं। उसके बारे में बताइए, डायरेक्टर कौन, प्रोड्यूसर कौन, और कैसे, क्या पटकथा है, क्या है? देखो क्या है कि वैसे मतलब इसकी जो जानकारी है, देखो वो तो वही लोग देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं बता सकते, थोड़ा कुछ पता है? हाँ, बायोपिक का एक मतलब पाइपलाइन में है, जो बुक जिसका हमने जिक्र किया था अभी, जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक, तो उस बुक के ऊपर वो बायोपिक बन रही है, जिसमें वही अफगानिस्तान कैसे गए, तिहाड़ जेल से कैसे निकले, वो सब विस्तार से बताया जाएगा। तो एक बढ़िया थ्रिलर मूवी बनेगी मुझे लगता है, और इस साल तक आने की उम्मीद है। 2025 का सुन रहे हैं कि? हाँ, इस साल आने की उम्मीद है। और जो एक्टर है अभी उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, बट ऑफिशियली जब अनाउंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। रणदीप हुड्डा का सुनने में आ रहा है। हाँ, तो मैंने बताया ना कि जाट भाइयों का मुझ पे ज़्यादा वो है, तो रणदीप हुड्डा जी भी अपने जाट भाई हैं, तो हमेशा ही चाहे जेल रही हो, चाहे बाहर रहा हो, चाहे अब रहा हो, तो जाट भाइयों का ज़्यादा प्रेम है मेरे साथ। राणा जी, आज का आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, कि देश के युवाओं को जो आपकी कहानी सुनते हैं, आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के युवाओं, नौजवानों को कि किस तरह से, समाज के लोगों को, कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसी सादगी में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका पथ बताएं उनको, और थोड़ा सा ज्ञान की बात बताएं। देखो, देश के जो युवा साथी हैं हमारे जी, मेरा तो सभी से ये प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि ईश्वर ने आपको एक बार जीवन दिया है, और जीवन के अंदर जब आप इस धरती पे आए हैं तो आपकी कुछ बायलॉज बना के ईश्वर नहीं भेजा है, कुछ आपकी पैदा होने के बाद में जिम्मेदारी भी तय की हुई है उस बायलॉज के अकॉर्डिंगली। तो वो जिम्मेदारियां आपकी सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं, शारीरिक भी हैं। तो हर तरह की जो जिम्मेदारी है उनका आदमी को पालन करना चाहिए। जो आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी आपको खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपकी धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी भी रिलीजन में पैदा हुए, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ईश्वर ने आपको उस धर्म में पैदा किया, तो उसमें खुश होते हुए आप उसको भी बड़े सम्मान के साथ उसको भी फॉलो करो। किसी दूसरे रिलीजन के लिए अपशब्द मत बोलो। आजकल बेवजह लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। भाई आप जो है, अगर आप उसको धर्म को मानो या नहीं मानो किसी दूसरे के, लेकिन किसी के लिए अपशब्द बोलना भी कोई समझदारी नहीं है। आप ये देखिए कि अगर कोई 100 साल का व्यक्ति है, तो चाहे किसी भी रिलीजन का है, अभी सड़क पे जा रहा है, आपके फादर का दादाजी है, ग्रैंडफादर है, तो आप उनको ये बताओ कि इज्जत दोगे कि नहीं दोगे। ये सोच के दोगे भाई बुजुर्ग आदमी, कहते हैं ना भाई बुजुर्ग आदमी है, बिल्कुल ये एक सामाजिक बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो इस्लाम है, जो इस्लाम के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी जो एज है वो करीब 1300 साल रही होगी। 7वीं सदी में मान लीजिए वो आए, तो जो 1300 साल का बुजुर्ग है, जो जीसस क्राइस्ट है, वो 2000 वर्ष उनकी उम्र रही है। जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी उम्र जो है 5500 साल है। तो आप उनको भगवान देवता मानो या नहीं मानो, लेकिन 1300 साल के बुजुर्ग तो हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप भाई कृष्ण जी की भगवान मानो या नहीं मानो, लेकिन एक 5500 साल के बुजुर्ग तो वो हैं। तो इसलिए जो है आप सारे युवाओं से मेरा निवेदन है कि ये सब में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करें, देश के लिए वो ऑटोमेटिकली खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे युवा साथियों को मैं इसी
संदेश के साथ अपनी बात भी पूरी करता हूँ। तो देखा आपने शेर सिंह राणा जी ने किस तरह से अपने ज़िंदगी के खट्टे मीठे पल, अनछुए पहलू हमसे साझा किए और युवाओं को संदेश दिया। किस तरह से इन्होंने अपना जीवन परिचय दिया कि क्या संघर्ष किया है इन्होंने, देश के लिए कितना इन्होंने बलिदान दिया और जेल में रहकर इन्होंने कितनी पीड़ा झेली। 13 साल अपने जीवन का इन्होंने जेल में बिताया और आज समाज सुधारने के पथ पर अग्रसित हैं और अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।